स्क्रीन टाइम आपका सारे डिवाइसेस पे कितना है, तो लगभग 3.5 घंटे एवरेज है, जिसपे बहुत सारे नोट जो होते हैं वो है। तो पहला उस पे गया और दूसरा इंस्टाग्राम पे गया है ना। तो ये है, खैर जो भी हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 3-3 अकाउंट है। एक समय में ऐसा था ना कि पर्सनल फोटोग्राफी और एजुकेशन खोल लिया, अब जी का जंजाल बना हुआ है वो। अब मैं सोच रहा हूं किसी और को दे दूं, चलाता रहेगा। अरे मतलब प्रोफेशनली किसी को दे दूं, मतलब उस मामले में तो खैर, तो मामला वही है कि एसटीआईओ जो भी है वो हमारे लिए पूंजी है। ब्रेन ड्रेन परिकल्पना पुराने जमाने की परिकल्पना थी। आपको एक सिंपल बात बताता हूं, सुंदर पिचाई साहब आईआईटी मद्रास से पढ़ के निकले, बहुत मेधावी छात्र रहे होंगे, बहुत मेधावी और बहुत मेहनती टेक्नीशियन रहे होंगे, लेकिन अगर भारत में रह जाते, अगर भारत में ही रह जाते तो मैक्सिमम क्या होता? मैक्सिमम ये होता कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के मालिक होते, जो इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल से भी ऊपर होता है कि नहीं। लेकिन सोचिए, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी की तुलना अगर हम गूगल से करें तो किस लेवल पे आएगा वो? 0.1% पे आएगा। सोचिए, वो छोड़ दीजिए, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, चलिए एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस है ना, और कौन सा है? विप्रो है ना, हाँ, टेक महिंद्रा, इस पांचों को जोड़ लेते हैं और पांचों के सीईओ एक तरफ और सुंदर पिचाई साहब एक तरफ, तो किसका पलड़ा भारी होगा? सुंदर पिचाई साहब का। तो इसका मतलब यह है कि ब्रेन ड्रेन वाला मामला नहीं है। मामला है कि व्यक्ति ने अपनी क्षमता को पहचाना और अपनी क्षमता के अनुरूप उस व्यक्ति ने चुनाव किया कि मैं यहां जाऊंगा, तब अपनी क्षमता का सबसे बढ़िया उपयोग कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? आप अपने शहर को छोड़कर इस शहर में क्यों आए? आपको पता है, आपने शहर को छोड़ के शहर में आए तो वहां भी लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। वहां भी लोग कहते हैं कि अच्छा, दिल्ली गया है कलेक्टर बनने, देखते हैं यहां रहता तो और बढ़िया करता, वहां तो बर्बाद ही हो जाएगा। वो तो आप तो अभी बच्चे हैं, मुझे कहते हैं अभी भी कहते हैं बर्बाद हो जाएगा, जबकि मैं हो चुका हूं, है कि नहीं? तो अभी भी मुझे ताने देते हैं। उनके लिए ये भी तो एक ब्रेन ड्रेन है ना। वहां पे एक, जहां मैं घर पे जाता हूं तो वहां पे हमारे कुछ पुराने मित्र हैं, और पुराने मित्र हैं तो उन्होंने हमारे शहर में एक छोटा सा एक संगठन, सामाजिक संगठन शुरू किया हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक मंदिर की देखभाल करते हैं, वो कन्याओं का विवाह करवाते हैं, और विंटर में कंबल बांटते हैं, जो खाना वाना खाने की बढ़िया काम करते हैं। और मैं जब जाता हूं तो यथाशक्ति जो भी होता है मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। एक अकाउंट नंबर है, मैं ट्रांसफर कर देता हूं कि चलो जो भी है मेरा भी योगदान रहे। और कई बार सम्मान पूर्वक उनको लगता है कि अगर मैं अपने घर पे हूं तो किसी मीटिंग में मुझे भी बुला ले, और मैं भी सामाजिक दबाव में जाता हूं, और जाना पड़ता भी है क्योंकि वहां पे तो इतना फ्री समय होता है। तो उसमें से 2-4 लोग जरूर ऐसे होते हैं जो इस बात को कह देते हैं कि आप वहां जाके जो काम कर रहे हैं आप यहां क्यों नहीं करते? आप यहां करते हैं तो हमारे क्षेत्र को फायदा होगा। किसी की भी नियत में कोई खोट नहीं है, वो सब अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मैं जो उस समय सोचता हूं वो क्या सोचता हूं कि यहां मैं करता तो क्या मैं इतनी बड़ी संभावना अपने लिए और जिसको मैं दे रहा हूं उसके लिए पैदा कर पाता क्या? मतलब अगर यहां करता तो मैं ही होता ना, तो फिर सीपीबी श्रीवास्तव सर तो नहीं होते, अमित सर तो नहीं होते, अखिल मूर्ति सर तो नहीं होते, कुमार गौरव सर तो नहीं होते, ए.के. अरुण सर तो नहीं होते, शिवेश मिश्रा तो नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो फिर वही मामला है ना कि मुझे लगता है कि मैं यहां आ गया तो इन लोगों के साथ से मेरी अपनी क्षमता में भी वृद्धि हुई। मैं वहां रहता तो शायद मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता जिसको देखकर आज ये लोग कह रहे हैं कि आप वहां कर रहे हैं, यहां करते। बात समझ में आ रही है? तो सुंदर पिचाई साहब के साथ यही हुआ। ब्रेन ड्रेन नहीं है वो है कि अपनी क्षमता का आकलन करके और ऐसी जगह पहुंचना जहां आप अपने 100% क्षमता को प्राप्त कर ले, और ये लोग पूंजी है हमारे। अब इसीलिए आप देखेंगे कि सुंदर पिचाई साहब जब सीईओ बन गए तो पूरे भारत में लोगों ने उनका नाम जाना। क्रोम बनाया और क्रोम को पूरे विश्वव्यापी तौर पे फैला दिया, तब किसी ने नाम नहीं जाना।
तब उनका नाम सिर्फ गूगल और सिर्फ सिलिकॉन वैली के गलियारे में गूंजा। जो लोग इस क्षेत्र के अंदर के लोग थे उन्हीं को पता था। लेकिन गूगल के सीईओ बन जाना मतलब यूएन का सेक्रेटरी बन जाना, उस तरह का नाम हुआ उनका कि भाई गूगल का सीईओ, और वो भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति। और फिर भारत में उनका रिसेप्शन जो हुआ, उनकी जो आवभगत हुई और आज भी होती है, वो अनपैरेलल है। आज देखिए कि कोई भी व्यक्ति, अभी हाल फिलहाल में भी एक, किस कंपनी का मैं नाम भूल गया, वहां के भी जो एक मैंने शीर्षस्थ 3 में से एक जो है वो इंडियन है, और उनका पूरा नाम छपा, मैं भूल रहा हूं लेकिन उनका नाम छपा। सत्या नडेला को देख लीजिए आप, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। और आपको बताऊं कि नासा के नैनोटेक डिपार्टमेंट का हेड एक केरला का व्यक्ति था, मयप्पन नाम था उनका। अब यह बात किसी को खबर इसलिए नहीं है क्योंकि नैनो तकनीक उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन सोचिए जो व्यक्ति नासा के नैनोटेक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हो, वो भारत को नैनो तकनीक के संदर्भ में कितनी सहायता पहुंचा सकता है। पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये सारे लोग, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई साहब, या फिर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी देश के किसी भी शीर्षस्थ पद पे बैठा हुआ है, वो इसलिए बैठा हुआ है कि उसके पास सत्य निष्ठा जो है ना, वो सर्वोपरि है। उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी बहुत बढ़िया है, तभी वो उस पोजीशन पे पहुंचा है। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति भारत में आएगा तो पक्षपातपूर्ण निर्णय लेगा। आज सुंदर पिचाई, सत्या नडेला की पहली प्राथमिकता है कि गूगल को फायदा कैसे होगा। दूसरी प्राथमिकता हम ये बना दें कि भाई देश को भी देख लो तो हमारी उपलब्धि होगी, और उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। आप देखते हैं ना, हम चाइना के साथ कंपीट करते हैं, हम हर क्षेत्र में चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और एक प्रतिस्पर्धा चाइना के साथ हमने इस स्तर पे की है कि चाइना विश्व की फैक्ट्री बना बैठा है। कोई उत्पाद चाइना में बनती है और वही उत्पाद भारत में बने, तो भारत में हुआ मेक इन इंडिया मूवमेंट शुरू किया और कहा कि हम लगभग वैसा ही अनुकूल माहौल दे देंगे भारत में भी जो चाइना देता है, और यहां पे भी प्रोडक्शन हो सकती है। आप एक बार आओ तो सही। और आज हम दुनिया भर की कंपनियों को आकर्षित करते हैं, और आज आईफोन जो चाइना में बनता था, अब वो टाटा के सहयोग से भारत में भी बनेगा। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के कारण ही ऐसा संभव हुआ है कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई आप चाइना में बनवाते हो, कोई तो लाभ देखते होंगे, तो बोला हाँ ये लाभ देखते हैं, तो इंडिया भी वही लाभ देगा, एक बार देख लो हमारी तरफ भी। और ये बात को सुनने वाला व्यक्ति अगर वहां पे भारतीय व्यक्ति बैठा हो, भारत मूल का बैठा हो, तो उसको कन्विंस करना अपेक्षाकृत थोड़ा आसान हो जाएगा। वो पक्षपात नहीं करेगा। आप सुंदर पिचाई साहब से कहेंगे कि एक प्रोसेस जो है वो गूगल का भारत में भी शुरू कीजिए ना, चाइना में ही सब कुछ चल रहा है आपका, अब पिक्सल फोन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप चाइना में क्यों कर रहे हैं, भारत में भी देख लीजिए। तो सुंदर पिचाई साहब पहला सवाल पूछेंगे कि क्या वो माहौल दे पाओगे, वो सुविधा दे पाओगे जो चाइना देता है। हम बोलेंगे हम उससे बेहतर देंगे, तो बोलेंगे फिर हम देखेंगे, फिर हम जरूर देखेंगे, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी तो होगी। दैट इज वाई वी टॉक अबाउट STIO, साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। और मोदी जी इसमें माहिर आदमी है, मोदी जी इसमें महामाहिर आदमी है। आज के डेट में अगर मान लीजिए कि एक्टिंग का ऑस्कर या फिल्म फेयर मिले तो एक मोदी जी को भी मिलना चाहिए। शानदार एक्टर है भाई, है कि नहीं। उन्होंने कहा वो ब्रेन रॉट के शिकार नहीं है। निखिल कामत ने पूछा अपने पोस्ट कार्ड में उन्होंने कि भाई ये मेलोनी को लेकर जो आपके रील्स बनते हैं, उन्होंने कहा ये सब तो चलता ही रहता है, मैं इन सब पे ध्यान देता नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करता। बड़े आदमी हैं। हालांकि उस बात को बोलते समय उनकी खुशी छुप नहीं रही थी। है कि नहीं? ठीक है। तो मोदी जी के बारे में शुरू में जब ये प्रधानमंत्री बने ना, तो इनके बारे में एक बात कही गई और कहा गया कि ये प्रधानमंत्री तो बन गए हैं लेकिन विदेश भ्रमण में इनकी बड़ी दिलचस्पी है, खूब घूमते हैं। शुरुआती दौर में इनके घूमने के ऊपर काफी आरोप लगे, अब नहीं लगता, देखते हो ना, अब नहीं लगता, इसलिए क्योंकि घूमना बहुत जरूरी था। मोदी जी एक बहुत बड़ा कार्यभार लेके सामने आए और वो ये था कि इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीयों को एकीकृत करना है और उनका प्रयोग अपने देश के विकास के लिए करना है। उनको पता है कि इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीयों का जो समूह है, पूरे विश्व में फैला हुआ है
और यह बात माननी पड़ेगी, प्रशंसा करने योग्य है कि मोदी जी ऐसे ऐसे राष्ट्र का दौरा किए जहां पे 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल में हमारे एक भी प्रतिनिधि नहीं गए। और इंडियन डायस्पोरा वहां भी तो है, और वहां जब गए तो अभूतपूर्व स्वागत हुआ। एक तो इंडियन इकोनॉमी का आकार बढ़ गया, इंडिया का स्ट्रेचर बढ़ गया, हम महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी में से एक है, हमारी ब्रांडिंग शानदार है, हर दूसरे तीसरे साल हम कोई ना कोई मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जीत लेते हैं। इसलिए नहीं जीतते क्योंकि हमारे यहां बहुत सुंदर लोग हैं, इसलिए जीतते हैं कि इंडियन ब्रांड मजबूत हो रहा है। तो जब ब्रांड मजबूत होता है ना, तो ये सब जो ब्यूटी पेजेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनको भी नाम चाहिए कि इस देश की महिला है तो इस देश का बाजार बहुत बड़ा है, इस महिला को हम जिता देंगे तो हमें इतना फायदा होगा, तो वो लास्ट मोमेंट में ट्विक होता है। नहीं तो सोचिए, एक समय तक भारत में सुंदर लोग नहीं थे क्या? लेकिन जब शुरू हुआ तो अभी लाइन ही लग गया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और पता नहीं कौन कौन फिर आते चले गए, और हर दूसरे तीसरे साल एक न एक छा जाते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा बहुत मजबूत है, इंडियन ब्रांड बहुत मजबूत है, और उसी इंडियन ब्रांड को आप टैप करने के लिए मोदी जी पहुंच रहे हैं। और वो पहुंचते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि पहुंचे तो सिर्फ जो है अपना घूम फिर के चले हैं, नहीं, STIO पे उनकी विशेष नजर है। आप देखिए, कैलिफोर्निया अमेरिका की यात्रा पे जब गए तो पूरी एक मीटिंग रखी सिर्फ IT प्रोफेशनल से हाथ मिलाने के लिए। स्टेज पे देखिए तो सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और 20-25 भारतीय CEO और पदाधिकारी खड़े हैं, और मोदी जी एक से एक सबसे हाथ मिला रहे हैं, स्पेशल। और सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, यह मामला वो भी था कि चलिए उसके बाद मीटिंग हुई, बातचीत हुई, उसमें उनको मोड़ा गया, उनको बताई गई बात कि भाई हमारे देश में भी इतनी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और कई बार वो टैक्टिकली, कई बार वो इमोशनली, हर तरीके से हम उनको ट्रैप नहीं करते, टैप करने की कोशिश करते हैं, उनको मोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि कैलिफोर्निया में जब मोदी जी का पहला दौरा हुआ था तो वो सिलिकॉन वैली गए थे, और एक इंटरव्यू का आयोजन किया गया जिसमें इंटरव्यू लेने वाले थे मार्क जकरबर्ग और इंटरव्यू देने वाले थे मोदी जी। तो एक तरफ मार्क जकरबर्ग बैठे हुए हैं, एक तरफ मोदी जी बैठे हुए हैं, और दोनों में अपना बातचीत चल रहा होता है। और सामने जो है सिलिकॉन वैली के शानदार लोग जो बैठे हुए हैं, उसमें से भी लगभग 70 से 80% लोग कौन है? भारतीय मूल के हैं। 20%, 30% लोग ही जो है वो किसी अन्य देश के हैं। और उसमें दोनों तरफ से सवाल जवाब चल रहा है, कई बातें हुई, उसमें कई बातें दिलचस्प हैं, मैं अलग अलग टाइम पे बताऊंगा। उसमें से एक बात जो मार्क जुकरबर्ग ने कहा मोदी जी से कि आप चाय बेचते थे, और चाय बेचने वाला व्यक्ति एक इतने बड़े इंडिया जैसे सबसे बड़े प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। ये मार्क जुकरबर्ग के शब्द थे। लेकिन मोदी जी भाई, जाहिर सी बात है, जीवन का अनुभव तो बहुत समेटे हुए हैं वो भी। कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पे पहुंचता है ना तो बाय फ्लुक नहीं पहुंचता, वो उसकी बहुत जीवन की बहुत तपस्या और तपिश होती है, वो सब कुछ झेल के वहां पहुंचता है। तो मोदी जी ने कहा कि उपलब्धि मेरी नहीं है, उपलब्धि भारत जैसी उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की है जिस व्यवस्था में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आपने जो शब्द बोले उसको रिफ्रेश कीजिए, उसको दोबारा अगर बोलिए तो ऐसा होना चाहिए। निरुत्तर कर दिया। और फिर उन्होंने कहा, मार्क जकरबर्ग ने पूछा कि कोई तो व्यक्ति होगा जिसका हाथ होगा इसके पीछे। तो इन्होंने कहा मां का हाथ है। वो रो पड़े थे इस बात को कहते हुए। उन्होंने कहा कि मेरी मां दूसरे के घर में जाके डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी, आर्थिक संकट ऐसी थी, लेकिन कभी भी मुझे किसी ऐसे काम में नहीं डाला जो मेरे सपने में व्यवधान पैदा करे। हम सबके मां बाप यही करते हैं कि खुद कष्ट भोग रही हैं, लेकिन मैं जो करना चाहता था मुझे करने दिया। मेरी सोच जो थी उससे वो कन्विंस थी और कहती थी करो। तो खुद मेहनत की, खुद तपस्या की, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं उठाने दी। हमें जो भी यथासंभव शिक्षा दीक्षा हो सकती थी सब दिलवाया। उस दौर में चाहते तो नहीं भी दिलवा सकते थे। और ये बात कहते कहते वो रो पड़े। अब सोचिए, मोदी जी अगर रो रहे हैं और सामने अगर
1,500 2,000 5,000 लोग बैठे हैं, उसमें अधिकांश भारतीय हों, और वो भारतीय जो देश को कई साल पहले छोड़ चुके हों, उनका पूरा कुनबा इस देश में कहीं हो जिनसे वो वीडियो कॉल पे और व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हो, याद तो आएगी। और याद ही नहीं आएगी बल्कि ये जब रोएंगे, प्रधानमंत्री रो रहे हैं आपके, तो आप भी रोएंगे। और वो पूरा का पूरा कमरा रो रहा था। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब व्यक्ति इमोशनल हो, रो रहा हो, उस समय उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उस समय उसके विचार के अंदर प्रवेश करना संभव है, उसके अंदर मैनिपुलेट करके बदलाव करना संभव है। अब मोदी जी देखे कि सब रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत भी मां है ना, और जो है अब मैं भारत मां की सेवा करता हूं, मेरी मां है, भारत मां है, तो मुझे अब इस बात का कोई मलाल नहीं। और आप सबके पास भी एक मौका है कि आप जो है मां की सेवा कीजिए, भारत मां की सेवा कीजिए। आप सोच रहे हैं एक छोटी सी घटना, लेकिन किसी व्यक्ति के 2-4 व्यक्ति के दिमाग पे भी तो उतरा होगा ना। उस दौर की बात है जब मोदी जी पूरा ये मीटिंग करके आए थे, उसके बाद ही की बात है। उन्होंने कई घोषणा की वहां पे, एकदम रॉकस्टार टाइप से उन्होंने वो दौरा किया था अमेरिका का, जहां पे बीच में खड़े हैं, पूरा जहां पे वो खड़े थे वो पूरा अपने आप में घूम रहा था, है ना, वो पूरा ऐसे 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 घूम रहा था, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठे थे। तो फिर सिर्फ इनको ही क्यों दिखे, तो पूरी स्टेज जो थी वो अपने आप में वो घूम रही थी रॉकस्टार टाइप से। उन्होंने कहा कि मैं 9 दिनों के उपवास में हूं, नवरात्रि चल रहा था, लेकिन ऊर्जा में कमी नहीं है, और भाषण दिया भयंकर। उसके बाद उन्होंने कई घोषणाएं की कि आपको अब वीजा, पासपोर्ट, इन सबको लेके टेंशन नहीं है, आप सीधा आइए, एयरपोर्ट पे ही सब व्यवस्था होगी आपकी। स्पेशल प्रोविजंस का अनाउंसमेंट उन्होंने किया। और उस दौर के बाद आने वाले कई महीनों तक प्रवासी भारतीयों का भारत में जो आगमन था वो ऑल टाइम हाई गया। तो भाई सीधी सी बात है, एसटीआईओ से आपको क्या कहना है? आपसे कहना है कि भाई आप देखिए बड़े अच्छे पोजीशन पे हैं, आप नैनोटेक में, आईटी में इतने बड़े पोजीशन पे हैं, आप भारत की अनुकूल दशाएं हैं, आप चीन को सब कुछ दे रहे हैं, वहीं आपका निर्माण हो रहा है, वहीं आपके क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो भारत को भी देख लीजिए एक बार। और वो व्यक्ति भारत को देखेगा क्योंकि उसकी मूल और जड़ें कहां है? भारत में। वो पक्षपात नहीं कर रहा, लेकिन देख तो रहा है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीआईओ। अब देखिए ध्यान से, एसटीआईओ सिर्फ और सिर्फ क्या नैनोटेक के लिए होगा? नहीं होगा ना। जो मैंने आज जितनी बातें बोली उसमें से अधिकांश बातें नैनोटेक के लिए ही सिर्फ नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, चाहे बायोटेक हो, नैनोटेक हो, रोबोटिक्स, हर जगह काम करेगा। मैंने क्या कहा था, हम परीक्षा के लिए आलू तैयार करते हैं, एक ऐसा आलू जो हर जगह जाके फिट हो जाए। कल लोग यही सवाल आ जाए कि भारत में चीन के मुकाबले में रोबोट का प्रयोग कम हो रहा है, और भारत में रोबोटिक्स में इनोवेशन का स्तर कम क्यों है वैश्विक मानकों के हिसाब से? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको 1-2 लाइन ही समझ में आ रही है। तो आप लिखिए, आप ये भी लिख लीजिए ना, रिसर्च और जमीन और प्रयोगशाला के बीच का अंतर है। हम जितने रोबोट बनाते हैं वो अनुसंधानात्मक स्तर पे तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बाजार में उसकी बाजार की मांग की आपूर्ति वो नहीं कर पाते। यही रीजन है कि विदेशी रोबोट हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा लगाए जाते हैं, देश के रोबोट न्यूज में दिखते हैं, किसी सम्मेलन और किसी मेले में दिखते हैं, लेकिन उद्योग में स्थापित नहीं दिखते हैं। बात समझ में आ रही है? इतना तो लिख सकते हैं भाई, आपको संदर्भ पता है, आप जोड़ घटा गुना भाग तो कर लेंगे। और वे आउट के रूप में क्या कर सकते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, उनके पास बढ़िया रोबोटिक्स है, हमारे देश के लोग रोबोटिक्स में वहां काम कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करेंगे वार्ताओं में, सम्मेलन में, उनके अनुभव से हम लाभ उठाएंगे, उनके साथ हम बायलैटरल द्विपक्षीय समझौता करेंगे, मिशन करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कानपुर आईआईटी के साथ मिलकर कोई काम कर लेगा, स्टैनफोर्ड का अनुभव आईआईटी कानपुर को मिलेगा, आईआईटी कानपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया माना जाता है, उसका लाभ किसको मिल जाएगा? स्टैनफोर्ड को मिल जाएगा। क्या दिक्कत है कि नहीं? तो इस तरह की बातों को भी सोचना है, जो बेसिकली विचार के स्तर पे है। एनीवे, तो इस पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी मैंने 2-3 स्लाइड लिखे वही आपके लिए काफी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोबोटिक्स, शुरू करना ही था। बताइए, दीपक है हमारे एक ऑनलाइन के स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि सर एक वीडियो देखा था, उन्होंने कंगना रनावत से हाथ नहीं मिलाया और इटली की पीएम से मिला लेते हैं, है ना? बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है भाई।
हाँ जी। हम्म। ट्रम्प जी ने ये सोचा कि मतलब अपना फॉर्म वगैरह जो बच्चे मिलेगा, हम्म। अगर जैसे कि कोई कंपनी आ जाए और उसने भारत में सारा मार्केट, तो वो एक समय का बचा अगर वो कर सकती है, मतलब जैसे किसी का कोई कंटेनर, उसके पास लाखों कंटेनर है और उसने अगर सोच लिया कि जैसे सरकार से उसकी उसकी लेनी थी, तो उसने कह दिया कि हम सरकार को नहीं करेंगे, तो सर भारत में एक समय तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ जाएगी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी चाहिए। जैसे कि आपकी जैसे आप यहाँ पर खड़े, आपकी एक कोचिंग, अगर कोई दूसरा यहाँ पर टीचर होता, अगर जैसी कोचिंग होती, आप ये सोचेंगे कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो रिप्लेस कर देंगे। हम्म। इनका दो है मामला, कि एक है कि वर्क कल्चर अच्छा नहीं है भारत में, तो वो भी एक रीजन है, डेफिनेटली वो रीजन है। वर्क कल्चर एक है मामला, क्योंकि भारत में अभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि अगर भारत में जॉब करने वाले जितने लोग हैं, जो लोग सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर उनकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे दी जाए, माने मान लीजिए उनके पास आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हो जाए, किराए का पैसा आएगा, लॉटरी का टिकट लग जाए और ब्याज से इतना पैसा है, मैंने 1 लाख की सैलरी है, 1 लाख रुपए सुनिश्चित हो जाए उनके, हर साल 10% बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 99.5% लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, वो छोड़ देंगे काम, है कि नहीं? दैट इज द वर्क कल्चर। क्योंकि इंडिया में, मैंने कहा ना कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, बहुत लोगों से बातचीत करता हूं, और वो लोग इस बात को लेके परेशान होते हैं कि संडे खत्म हो गया, मंडे से फिर ऑफिस जाना पड़े, है कि नहीं? बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड अ गुड वर्क कल्चर। सरकारी जॉब में इस तरह का कंप्लेन कोई नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पे वर्क ही नहीं है, कल्चर तो छोड़ दीजिए, वो हॉलीडे है। लेकिन जिस सरकारी दफ्तर में वर्क कल्चर है, वहां भी वही भाव है। ऐसे सरकारी नौकर जो भी हैं, मैंने उनको अपने मुंह से कहते हुए सुना है, अब बहुत परेशानी है, 9 बजे ही ऑफिस आना पड़ता है। अरे भाई, तो 9 बजे ऑफिस आना है तो सैलरी किस बात का ले रहे हो आप? और ऊपर से क्या, तो जाने का कोई टाइम ही नहीं है, आप उच्च पद पे बैठे हो, आप एक जिला चला रहे हो, और सरकार ने एक फैसला लिया और कहा कि जितने जिलाधिकारी आईपीएस आईएएस होंगे, उनका फोन नंबर जो होगा पब्लिक फोरम पे होगा। अब कोई भी कॉल कर रहा है, मैंने देखा है, मैं अभी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, और वो व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उसका फोन नंबर जो है वो पब्लिक है, क्योंकि सरकार पब्लिक कर रखा है, और वो वन अधिकारी है, और वन अधिकारी का ट्रांसफर होता है 3 साल 4 साल पे ट्रांसफर होता है। तो जिस जिले में, आप पता चला मेरे सामने कॉल आया, और कॉल है तो उठाना है, एक बार कॉल नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि पक्का कुछ अजगर वजगर निकला होगा। फिर दोबारा आया तो उन्होंने उठाया और कहा कि हाँ साहब, ऐसे है कि हमारे घर में जो है सांप है। सोचिए सोचिए, सीधा जो है ना, किसको फोन कर रहा है? आईएफएस ऑफिसर को फोन कर रहा है। लेकिन कॉल उठ गया, तो कॉल उठ गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया? आप कहां से बोल रहे हैं? तो मैं यहां से बोल रहा हूं। तो देखिए, मैं वहां पे अभी तो पदस्थापित नहीं हूं, मेरी ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन मैं आपके इस खबर को उस जगह के अधिकारियों तक पहुंचा देता हूं। वो पहुंचाना उनकी मजबूरी है, और वो उन्होंने कहा कि यही रीजन है। अब देखिए, मुझे अब क्या करना पड़ रहा है, मैं तो वहां था 3 साल पहले, अब नहीं हूं, कॉल मुझे ही आ रही है, क्योंकि इस व्यक्ति के नंबर वही स्टोर होगा। अब मुझे ये पूरा नंबर भेजना पड़ेगा। कि उन्होंने नंबर कॉपी किया, व्हाट्सएप पे जाके उसको पेस्ट किया और कहा कि कॉल दिस पर्सन। अब वहां का पदाधिकारी कॉल कर रहा है उस इंसान को, किया होगा, और फिर उसका निराकरण होगा। तो अब ये व्यक्ति दुखी है, क्यों? क्योंकि काम करना पड़ रहा है। तो वर्क कल्चर है गड़बड़, लेकिन धीरे धीरे हम उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जहां वर्क कल्चर हमारी अच्छी हो जाएगी। अब आप देखिए कि इसरो में, डीआरडीओ में वर्क कल्चर बढ़िया हो चुका है, प्रशासनिक व्यवस्था में वर्क कल्चर बढ़िया हो रहा है, धीरे धीरे करके मिनिस्ट्रीज में काम अच्छे तरीके से होते हैं। रिलैक्सिटी है, वर्षों का बिगड़ा हुआ स्वरूप को सही करने में वर्षों लगेंगे, वो तो है ही। प्राइवेट सेक्टर में वर्क कल्चर ठीक है, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है वो और अच्छा कर रही है कि नहीं? तो वर्क कल्चर का मतलब सिर्फ काम से नहीं होता, वर्क कल्चर का मतलब होता है कि काम
और काम के साथ और भी चीजें, जैसे मैं एक आध, चूंकि अब तो एजुकेशन भी कॉर्पोरेट है ना, एजुकेशन सेक्टर इज ऑल्सो कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे एक ऑफिस में कई बार महीने में एक आध बार जाना पड़ता है और मैं वहां देखता हूं कि तो वहां का वर्क कल्चर देख के लगता है बुरा भी लगता है कई बार, बुरा कई बार इसलिए लगता है, लेकिन वो बुरा लगता है इसलिए क्योंकि हम जिस वर्क कल्चर में अब तक रहे हैं, जैसे अभी जो व्यवस्था है आप देखते हो ना, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि जो ये वर्क कल्चर यहां है उसमें आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि यहां पे मैं जब गाड़ी से उतरता हूं 3 लोग आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार बोला है कि नॉर्मल चलो, सबसे बुरा तब लगता है जब वो लोग आगे बढ़ के कहते हैं हटो हटो हटो, है ना, क्या जरूरत है भाई, है कि नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये इसलिए मतलब ठीक है वो करते इसलिए हैं क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है या फिर एक ऐसी माहौल वाली व्यवस्था बन गई है, नहीं तो बढ़िया है ना चुपचाप अपना सर, इसलिए मैं देखो तो नॉर्मली सर झुका के निकल जाता हूँ चुपचाप, क्लास में आके मैं बात करता हूँ बाहर, ठीक है, तो ये वाली बात है। और वहां जाता हूं एक दूसरे ऑफिस में कई बार जाना होता है, कोई नहीं पहचान रहा, किसी को मतलब नहीं है, मैं पूरा ऑफिस यहां से वहां से पता चला 500 लोग बैठे, मैं पूरा गुजर गया, एक आदमी ने सर उठा के देखा, और देखा भी तो देखा, हमने काम शुरू कर दिया। वर्क कल्चर है भाई, वो जान भी रहा होगा मुझे तो सर उठा के उठ के नहीं ग्रीट करेगा क्योंकि अपना सीट क्यों छोड़ा तुमने, तुम अपना काम करो ना। यहां मैं कंटेंट टीम में चला जाऊं, सारा कंटेंट टीम खड़ा हो जाता है, सर आए हैं 5 मिनट काम ही नहीं कर रहा, तो जाना ही नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो वर्क कल्चर अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है ना, काम बड़ा और छोटा वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, मेरा काम है, उनका काम उनका काम है, दोनों काम का अपना अपना अलग अलग रिस्पेक्ट है। ये जिस दिन आएगा ना वो सही होगा। यही रीजन है इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम काम को कम और ज्यादा आंकते हैं। यूरोप अमेरिका में सीनियर और जूनियर के बीच में इस तरह की बातें नहीं होती जो इंडिया में होती है कि सीनियर ने जूनियर को झाड़ दिया, उल्टा जूनियर झाड़ देता है सीनियर को, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते जॉब से। वो कहेगा कि वाई आर यू फायरिंग मी, प्रूव इट। यहां कुछ नहीं प्रूव करना है, बस बॉस का आज नहीं काम करना है निकालो। तो जब डर के माहौल में जीना है तो वर्क कल्चर हम डेवलप कैसे करेंगे, तो वो भी मामला है। दूसरा इन्होंने कहा कि लेकिन वर्क कल्चर बेटर हो रहा है कि इन्होंने कहा कि मोनोपोलाइज हो जाएगा। इनका जो इशारा था वो अडानी की तरफ था कि पोर्ट पे कंटेनर सारे उसी के पड़े हैं और पोर्ट सारे अडानी के कब्जे में हैं, तो वो मोनोपोलाइज तो नहीं कर लेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अगर हम इस थ्योरी को मान भी लें कि आज के डेट में, हालांकि वो भी सही नहीं है, यूपीएससी के अभ्यर्थी को इसको सही नहीं मानना है कि सरकार अडानी को फेवर कर रही है, नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानना है इस बात को। और मान लीजिए मान भी ले तो अगली सरकार जब आएगी तो किसी और को फेवर कर देगी, तो व्यवस्था एक बैलेंस पे बनी रहेगी, है कि नहीं। और एक और बात समझ लीजिए, अमेरिका ने जैसे क्या कहा कि भाई गूगल तुम मोनोपोलाइज कर रहे हो तो क्रोम बेच दो, तो भारत में भी यही व्यवस्था होती है। जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा ताकतवर होता है ना, तो सरकार से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है, तो सरकार ही ऐसी पॉलिसी लाएगी कि जब उसकी ताकत कम हो जाएगी। हम वही सरकार है जो एयर इंडिया को टाटा के हाथ से ले लिए कि भाई तुम्हारे पास एयरलाइंस है और देश के पास नहीं है, अपना एयरलाइंस दे दो, ले लिया। तो ये खतरा तो हमेशा ही लटका हुआ है। तो अडानी अंबानी सब हैं, उद्योग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पोर्ट्स उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन दूसरे प्लेयर भी हैं जिसके पास उनसे कम है। मामला वही है, पॉलिसीज का है, तो मोनोपोलाइज तो नहीं करेंगे। एनीवे सरकार कुछ नहीं रखेगी आने वाले टाइम पे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार कुछ नहीं रखने वाली, सरकार रखेगी नियंत्रण, कंट्रोल, दैट्स इट, है कि नहीं। ऐसा थोड़े ना कि अमेरिका में गरीब लोग नहीं है, यही प्रॉब्लम है। हमें दुखता इसलिए है क्योंकि हम आदी हैं सरकारी नौकरी के। भारत में जिस दिन व्यक्ति के दिमाग में बात बैठ गई कि नौकरी नौकरी है, चाहे सरकारी और प्राइवेट, तो उस दिन ये दुखना बंद हो जाएगा। हम आड़ ले लेते हैं कल्याणकारी योजनाओं की, देश के गरीबों की, लेकिन वही व्यक्ति सरकारी कुर्सी पे बैठता है ना, तो गरीब उसको नजर नहीं आता, है कि नहीं। तो बस मामला वही है। मैं ये फिर बताता हूं, मेरा जो अपना मानना है, यूपीएससी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, कि प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा देश में प्रोफेशनलिज्म उतनी ही बेहतर आएगी, वर्क कल्चर उतना ही बेहतर होगा। और ये तय बात है कि होगा। मैं तो देख रहा हूं ना, देखो इसरो में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंडियन रेलवेज में हो रहा है। हाँ, रेलवे में क्रमिक तौर पे होगा, एकदम से प्राइवेटाइज करेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसे ट्रेन्स भी तो चल रहे हैं ना जिसकी टिकटिंग भी प्राइवेटाइज्ड है,
टिकट भी जो बेच रहे हैं वो डायनामिक प्राइसिंग पे बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ट्रेन स्पेशल है, डायनामिक प्राइस पे बेचेंगे, टिकट जो होगा वो 2000 का भी होगा और डिमांड बढ़ेगी तो हम मूल्य बढ़ा के 3000 कर देंगे, आना है तो आइए, नहीं तो मत आइए आप। क्योंकि वो गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए ट्रेन है नहीं, गरीब रथ है और भी है, उनके लिए क्लास डिफाइंड है कि भाई इसमें। अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि क्रैश शक्ति सबकी किसी भी इकोनॉमी में एक नहीं हो सकती। क्या अमेरिका में ट्रेन में क्लासेस नहीं है क्या? वहां भी तो है। क्या हवाई जहाज में इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास नहीं है? है। तो हर जगह वो व्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था में एक याद है ना ये कहानी कि इजिप्ट एक ठीक ठाक राज्य राष्ट्र हुआ करता था और इजिप्ट के दौरे पर एक दुनिया का सबसे धनी आदमी था, वो निकला और वो निकलता था तो उसके पास सोने इतना थे कि पूछिए मत। वो भारतीय इतिहास का सबसे धनी आदमी है, जब नहीं है, नाम मैं भूल गया हूं, कहानी आप याद रखिए। और उसने क्या किया, इजिप्ट में जब आया तो लोग उससे कुछ मांगते थे तो वो सबको सोने के सरफिया बांटना शुरू कर दिया, सबको सोना दे दिया। और जब सबको सोना दे दिया तो हर आदमी के पास पैसा हो गया, इजिप्ट की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, खत्म हो गया इजिप्ट। कारण है कि जब तक मनी का मूवमेंट नहीं होगा, पड़ा होगा आपने, तब तक जो है इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो वो अंतर हमेशा बना रहेगा। हाँ, लेकिन ये है गरीब बहुत गरीब ना हो, गरीब जो है उसका भी उत्थान हो, अंतर बना रहे ताकि मनी का फ्लो होता रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि स्लोली प्राइवेट कंपनी की एंट्री होनी तय है। रीजन ये है कि जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तब तक हम देश की उस मांग को इस बड़े पैमाने पर आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। 2-3 सेक्टर ही हैं जहां पे प्राइवेट कंपनियां थोड़ी कमजोर रहेंगी, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, हालांकि उसमें भी प्राइवेटाइजेशन है, ऐसा नहीं है, डिफेंस सेक्टर में भी है, स्पेस टेक में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, रेलवे में भी शुरू हो गया, रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, फिर भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके ये होगा ही होगा। लेकिन हाँ, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 5 ईयर और 10 ईयर, इट विल टेक 20, 25, 30 ईयर्स। ये 30-40 साल की योजना के तहत धीरे धीरे करके होगा और उस दौर में होगा जब भारत विकासशील से विकसित हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि हम उस अवस्था में पहुंच चुके। अभी तो ऐसे 5 साल में कुछ नहीं होने वाला। एनीवे, तो रोबोटिक्स एक बड़ा दिलचस्प मामला है और इसमें हम पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, किसके बारे में? रोबोट्स के बारे में। लेकिन रोबोट्स के बारे में पढ़ने के पहले कई बार होता है ना कि जब आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो आप जानते हैं, है ना, आप नई चीज जानते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पे नई चीज जानने के पहले पुरानी चीजों को हटाना पड़ता है। तो देयर आर सम काइंड ऑफ लर्निंग, और कुछ ऐसा है जिसको डिलर्न करना है। डिलर समझते, पुरानी अवधारणा को क्लियर करना है। तो अगर आपको मैंने कहा रोबोट, और रोबोट कहने के बाद अगर आपके जहन में ये वाले तस्वीरें उगी हैं, ये वाला मामला अगर उगा है, तो आप गलत रास्ते पे हैं, उसको क्लियर कर लीजिए। हमारे लिए रोबोट ये बिल्कुल नहीं है, हम इस रोबोट की बात कर ही नहीं रहे, यही डिलर्न करना है। क्लियर है? या फिर मान लीजिए इसके अलावा अगर आपके जहन में इस तरह के रोबोट उगे हैं, जो सोफिया रोबोट है, ये सऊदी अरेबिया की नागरिक भी है, ये पहली रोबोटिक नागरिक है, पहली रोबोटिक प्रणाली जिसको नागरिकता दी गई है। और ये असीमो रोबोट है जापान का, जो पैरों पे चल सकता है, पहला रोबोट जो पैरों पे चल सकता था। इस तरह के रोबोट, ये रोबोट हैं, ये रोबोट वाकई में है, लेकिन ये भी रोबोट आपके जहन में आते हैं प्राथमिक तौर पे, तब भी आप गलत हैं। बात समझ में आ रही है? ये रोबोट का सबसे अंतिम किनारा है, जिसका यूपीएससी से कोई खास लेना देना नहीं है। तो हमारे लिए रोबोट फिर क्या है? हमारे लिए रोबोट जो है वो है ये, हमारे लिए रोबोट है ये रोबोट है, ये रोबोट है जो किसी इंडस्ट्री में लगा है, और ऐसे कई सारे रोबोट इंडस्ट्री में जब लगे हैं तो कार बन रही है। अब देखिए, इस रोबोट में कोई सौंदर्य भाव नहीं है, कोई चेहरे मोहरे की आकृति नहीं है, न मानव की तरह दिखता है, न जानवर की तरह दिखता है, नहीं इसके अंदर बंदूक चलाने की क्षमता है, नहीं इसके अंदर मारने पीटने की क्षमता है। ये सिंपल एक मशीन की तरह कार बनाने का काम कर रहा है। तो हम जिस रोबोट की बात करने जा रहे हैं वो कौन सी रोबोट है? ये वाली। हमें मानवीय रोबोट से क्या लेने देना है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रोबोट तो रियलिटी है ही, 100% रियलिटी है, और ये रोबोट भी रियलिटी ही है, ये भी रियलिटी है। ये भी एक रोबोट है जिसका नाम है आइबो, रोबोटिक डॉग है। लेकिन इन रोबोट से हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है। हम रोबोटिक्स की मूल भावना को समझना चाहते हैं तो हमें फोकस करना पड़ेगा किस पे? इस रोबोटिक प्रणाली पे।
जो इंडस्ट्री में काम करके मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादकता में, पैकेजिंग में हमारी मदद करता है। क्लियर है? तो पहले तो आपने पुरानी बातों को हटाया और नई बातों को सीखा। चलिए, अब जब हमने इस बातों को समझ लिया तो हमें यह देखना है कि रोबोटिक्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो रोबोटिक्स इसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम रोबोट को परिभाषित करेंगे, फिर रोबोटिक्स शब्द को परिभाषित करेंगे, फिर एक आएगा रोबोटिक सिस्टम, रोबोटिक प्रणाली, यानी रोबोट के भाग क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोबोट की, टाइप्स ऑफ रोबोट्स की, और फिर लॉज ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के नियम भी हैं कुछ, हम उसकी बात भी करेंगे। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें इसलिए चाहिए कि हम रोबोटिक्स को पढ़ पाए, समझ पाए, क्योंकि रोबोटिक्स भी आपके पास एक नया विषय के रूप में आया है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे कोई सवाल मेंस में बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि रोबोट के साथ प्राथमिक तौर की हमारी जान पहचान हो सके। क्या क्या है सारे टॉपिक देखेंगे। एप्लीकेशंस में हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करने होते हैं जिस क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग सबसे अधिक होता है या होने की संभावना है। सबसे पहला एरिया है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो औद्योगिक क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य सेवा में रोबोट का प्रयोग। तीसरा एरिया है होम, घरेलू क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग। डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा रोबोटों का प्रयोग। उसके अलावा भारत जैसे संदर्भ में हम देखें तो भारत के संदर्भ में एक बात तो 100% पढ़नी पड़ेगी, एग्रीकल्चर। तो भारतीय संदर्भ में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग। आज के डेट में स्पेस टेक की बात करें तो वहां भी रोबोट का प्रयोग है। और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इतने एरिया हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मुख्य तौर पे, जिसमें से ये 4 एरिया तो थोड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बाकी के 3 हैं हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? इंडस्ट्री। कृषि भारतीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण, और कृषि पे सवाल 2 तरीके से आ सकते हैं। एक सवाल आता है कृषि पे कि जैव तकनीक का कृषि में क्या योगदान होगा, किस प्रकार के लाभ होंगे। दूसरा हो सकता है कि भाई नैनो तकनीक कृषि को किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, नई उपलब्धियां क्या सामने आएंगी, कृषि व्यवस्था में कैसे परिवर्तन होंगे, रोबोटिक्स कृषि में कैसे लाभ पहुंचाएगा। मतलब एक सवाल का तर्ज ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेंगे। तो आपको एक पैराग्राफ उठाना है बायोटेक से, दूसरा पैराग्राफ नैनोटेक से, तीसरा कहां से? रोबोटिक्स से, चौथा कहां से? स्पेस से, आईटी एंड कम्युनिकेशन से। ऐसे मिलाकर आप आंसर बनाएंगे। और इसी को उल्टा सोच लीजिए हर क्षेत्र में। जैसे आप कहिए कि भाई सुरक्षा में नवीनतम तकनीक कैसे काम करेगी, तो नैनो सेंसर, बायो सेंसर पढ़ा आपने, अभी यहां भी पढ़ेंगे, स्पेस में भी पढ़ेंगे, आईटी एंड कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे, हर तरफ पढ़ेंगे। तो 2 तरीके से होता है, एक सीधा और एक उल्टा। एक होता है कि तकनीक के नाम लेके हम क्षेत्र के बारे में पूछते हैं, और एक होता है कि क्षेत्र का नाम लेके हम तकनीकी दखल को समझते हैं, है कि नहीं। जैसे आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में लिखा हुआ भी है कि कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का प्रयोग, तो इससे वो होगा। एनीवे, जो नेक्स्ट है वो है इश्यूज एंड कंसर्न्स। इश्यूज एंड कंसर्न्स, तो इसमें जो मेन इशू है वो इकोनॉमिकली है, आप सबको लग ही रहा होगा। इस पे भी हमारी ठीक ठाक जीरा होगी, और जीरा ये होगी कि इंडस्ट्री में रोबोट का प्रयोग करें ही क्यों, बेरोजगारी बढ़ जाएगी भाई, है कि नहीं। तो इसी चीज को यहां पे देखेंगे, यहां देखेंगे, है कि नहीं। नहीं बढ़ने देंगे, टेंशन मत लीजिए। हर चीज के नेगेटिव होने के चांसेस हैं, इसी के लिए हम एक विवेक
पूर्ण सरकार चुनते हैं। और सरकार इसलिए नीतियां लाती है और कहती है कि ठीक है सरोगेसी तो होगा, लेकिन अब इसमें हमारे खुद के महिलाओं की गरिमा हनन हो रही है, तो सरोगेसी अब ऐसे होगा। तो आप बताइए सरोगेसी कौन कर रहा था? प्राइवेट सेक्टर की क्लिनिक कर रही थी। तो क्या उनकी मजाल है कि सरकार के नियम की अवहेलना करके और वो काम कर ले? हो गया, सरकार ने एक पार्लियामेंट में कानून पारित कर दिया, पूरा बाजार साफ कर दिया। क्लियर कट मामला है। तो सरकार के पास असीमित ताकत है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इतनी मजबूत है कि इसमें सरकार के नियंत्रण के पार तो कुछ सोच भी नहीं सकता कोई। कुछ नहीं सोच सकते आप, है कि नहीं? चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति क्यों ना हो, एक सेकंड नहीं लगेगा सरकार को उससे सलटने में। अभी इनकम टैक्स का मामला चल रहा था, तो उसमें सीए से बात हो रही थी। तो मेरे पास एक इनकम टैक्स की नोटिस आई जिसमें टैक्स कैलकुलेशन में 5 या 7 रुपए की गड़बड़ी हो गई है। 5 या 7 रुपए हमने कम पे किए हैं, किसी एरर बस हो गया होगा। तो उन्होंने कहा कि सर 5 रुपए का वो है, उसमें आपको ब्याज के सही देना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर उसमें पेनल्टी वेनल्टी लेके लगभग 5-7 हजार रुपये पड़ जाएंगे। तो मैं कहा कि बताइए जरा, इतना टैक्स दिया तो ठीक है, ये 5-7 रुपए का मतलब क्या है इसका मतलब? तो सीए ने पता है क्या बोला? बोला कि देयर आर 2 थिंग्स सर। एक कहावत है कि डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन, कि मृत्यु और टैक्स जो है वो निश्चित है, इससे बच नहीं सकते आप। तो सोच लीजिए सरकार की कितनी पावर तब समझ में आती है ना। पावर तब समझ में आती है जब आप 5 रुपए की टैक्स के कारण नोटिस आता है 7 रुपए के चलते, और आप उसको पे करने के लिए जाते हैं, तो सब कुछ मिला जुला के सीए का भी तो कॉस्ट होगा, वो भी तो फीस लेगा, तो पड़ जाता है आपको लगभग 10,000 का, और बचने का कोई चांस ही नहीं। तो लगता है, तो मैंने कहा कि क्या मतलब है? बोला कि सर मामला वो नहीं है ना कि 5 का है, वो तो कंप्यूटर स्क्रीन आउट करता है, इसमें 5 वाला भी सामने आ रहा है और 5 लाख वाला भी सामने आ रहा है, सबको ऑटोमेटेड नोटिस जा रही है। तो सोचिए व्यवस्था कैसी बना दी है कि जिसके भी टैक्स के कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है ऑटोमेटिक नोटिस पहुंच रहा है। मेरा 5 का पहुंचा, किसी का 5 करोड़ का पहुंचा होगा, तो किसी का 5 लाख का पहुंचा होगा, तो वो भी मामला है। खैर, तो इकोनॉमिकल। दूसरा है जो एक इश्यू है, वो है आपका सोशियो एथिकल, सामाजिक नैतिक तौर पे भी हम इस बात को देखेंगे। डिफेंस में प्रयोग हो कि ना हो, लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि रोबोट मानव को मार देगा, खत्म कर देगा। ये बड़ी ही बेकार की बातें होंगी, इस पे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। और एक और है जिसको कहेंगे आप ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन, मानव रोबोट संपर्क, या ह्यूमन रोबोट को एग्जिस्टेंस लिखिए, सह अस्तित्व। मानव रोबोट को एग्जिस्टेंस, मानव रोबोट सह अस्तित्व, एक ऐसी दुनिया जिसमें मानव भी हो और रोबोट हो और दोनों साथ रहे। तो फिर क्या विसंगतियां और क्या अच्छी बातें प्रकट होंगी। और तीसरा वही है इंडिया एंड वर्ल्ड, है ना। तो अब तो आपको इस बात में समझ में आ गया होगा ना कि हम टॉपिक को हैंडल कैसे करते हैं। 4 भागों में तोड़ते हैं। जब टॉपिक को 4 भागों में तोड़ना सीख लिया आपने, तो करंट अफेयर्स को आप मैनेज करना सीख जाएंगे। साइंस के करंट अफेयर्स तो 100% मैनेज कर लेंगे। नया कुछ भी आएगा, 4 सवाल पूछने अपने आप से, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्या, ये आधारभूत जानकारी इकट्ठा करो, पहले समझो कि है क्या। जब एक बार समझ में आ गई बात है क्या, तो फिर ये इसका इस्तेमाल कहां है, उपयोग कहां है, क्षेत्रवार उपयोग पढ़ना है। जितने क्षेत्र हैं लिख लेने हैं, हो सकता है 1 मिले, 2 मिले, 5 मिले। इसके उपयोग से मुद्दे कैसे जन्म होंगे, किस प्रकार की खतरे इससे सामने आएंगे, और अगर ये इतना उपयोगी है तो भारत में इस चीज को लेकर विकास की दशा कैसी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका प्रभाव क्या है। हो गई बात खत्म। हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है रोबोट। तो सबसे बड़ी बात है कि एक रोबोट जो है और एक मशीन है, दोनों में क्या अंतर है, इस बात को समझते हैं। पहले लिख लीजिए रोबोट, और देखिए आप इसको तो देखते ही होंगे, जानते ही होंगे। ये मशीन है, ये मशीन है। इस मशीन में एक व्यक्ति बैठा है, देख रहे हैं ना। और ये व्यक्ति जो है इस मशीन के माध्यम से कैसे काम को कर रहा है,
जो अमूमन मानव के द्वारा किए जाते थे। जहां जेसीबी नहीं है वहां मानव ही कर रहा होगा। ये जो मलबा पड़ा हुआ है उसको उठाकर ट्रक पे डालना है और ट्रक यहां से मलबे को लेकर जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस शहर में जेसीबी की व्यवस्था नहीं है वहां पे इस मलबे को ट्रक पर लोड करने के लिए मानव काम करते हैं, और जहां जेसीबी है वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मानव के बदले में जेसीबी लेकर आता है। इमेजिन करो यहां पे अगर मानव नहीं होता तो इस मलबे को ट्रक पे लाद कर और यहां से भेजने के लिए 40 मानव की आवश्यकता होती। 40 मानव काम करते है कि नहीं? ट्रक पे एक देता दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके हम लाइन लगाते और काम करते। एक वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं जी, मानव 40 मानव इसमें लगेगा, 40 मानव काम करेगा, 40 ह्यूमन आवर, 40 मानवीय घंटे इसमें लगेंगे। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जहां पे मानव श्रम को बचाया जाए। तो उसने जेसीबी बनाया, और जेसीबी जब बना दिया तो कहा कि अब जेसीबी का संचालन कितना आदमी करेगा? एक आदमी। तो 40 मानव की प्रतिस्थापना एक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक मशीन है जो 40 मानव के बराबर काम करने योग्य दे देता है। तो मशीन की डेफिनेशन सबसे सरल यही है कि मशीन्स आर रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर। मशीन जो है मानव श्रम की प्रतिस्थापना है। मशीन एक ऐसी प्रणाली है जो मानव के एफर्ट को, मानव की कोशिश को, मानव के श्रम को कम कर देती है। हर चीज वो मशीन है। सबसे सरल मशीन आप जानते हैं, सिंपल मशीन पढ़ते हैं, हथौड़ा सरल मशीन है। मुक्के मार मार के कील ठोकेंगे तो कील तो जाएगा भी नहीं अंदर, ऊपर से हाथ लहूलुहानो का अलग। तो एक बना लिया मशीन, और हथौड़ा के रूप में क्या बनाया? पहले पत्थर उठा लिया कि ये पत्थर है, अब हाथ से नहीं पत्थर से ठोकेंगे, क्योंकि मुक्के की वजन जो है वो कम है। पत्थर होल्ड कर लिया तो वजन क्या हो गई? बढ़ गई। सिंपल मशीन है। अब ये कील जो है ठुक गया। फिर हुआ कि इसी पत्थर में एक डंडा बांध देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो बल गुना बल बाहु, और फिर जो होगा उससे और बढ़िया से ठुक जाएगा। मशीन सरल थी, थोड़ी और बेहतर हो गई। बात समझ आ रही है? और आप देखिए कि अगर हम हाथ से कील को ठोके तो पता नहीं कितना समय लगे, कितने प्रहार करने पड़े। पत्थर से ठोका तो 4 प्रहार में, थोड़ा सा किया तो एक ही प्रहार। तो मशीन्स आर रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर। पहिया, व्हील एक सरल मशीन है, और व्हील से हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। किसी सामान को एक से दूसरी जगह लेके जाना है, व्हील से हम लेके जाते हैं, चक्के के ऊपर लेके जाते हैं। चक्का जरूरी है चक्के की तरह ही हो, आप कुछ भी गोला लगा दीजिए उसके ऊपर स्लाइड करता हुआ वो चला जाता है। लोटनी घर्षण बल आपने पढ़ा, वही है मामला। तो कुल मिला के मशीन मानव की प्रतिस्थापना है। तो वैज्ञानिक ने अपनी इस कोशिश से ये अर्थ मूवर बनाया, और इसके थ्रू उसने क्या किया? 40 मानव को एक मानव से प्रतिस्थापित कर दिया, और बड़ा खुश हुआ कि देखिए हमने कमाल की चीज कर दी। तो कैसे? हमने मानव को 40 मानव के काम को एक मानव से करवा लिया मशीन बना के। लेकिन ये एक मानव लगातार इस पे है, ये मानव यहां पे खड़ा होकर लीवर पुली खींच रहा है और इस काम को कर रहा है। लेकिन काम जो कर रहा है वो देखिए, ये काम ऐसे आता है, उठाता है, नीचे आता है, उठाता है, उठा के ऊपर लेके जाता है एक निश्चित हाइट पे, 5 फीट ऊपर, 5 मीटर ऊपर लेके गया। 5 मीटर ऊपर से वो 40 डिग्री मोड़ता है, फिर नीचे लाके छोड़ता है, फिर ऊपर आता है, फिर आता है, फिर नीचे करता है। यही काम तो कर रहा है, यही काम कर रहा है। अब वैज्ञानिक जो है वो इसको देख के भी परेशान हो गया, क्योंकि जब एक ही काम करना है और बार बार इसी काम को रिपीट करना है तो मानव क्यों? मानव को हटाते हैं। तो उसने मानव को यहां से हटाया और कहा कि तुम निकलो बाहर, और इसके जगह पे क्या लगा दिया? कंप्यूटर। एक कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लूप बना दी, एक आदेशों का श्रृंखला बना दिया। उस आदेश की श्रृंखला में यही था कि कंप्यूटर अब आदेश देता था अंदर के मशीन को कि नीचे जाओ, मिट्टी उठाओ, 5 मीटर ऊपर आओ, 40 डिग्री से मोड़ो, 4 मीटर नीचे आओ, छोड़ो, फिर ऊपर आओ, फिर 40 डिग्री से नीचे आओ, फिर उठाओ। खत्म कहानी। मानव की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मानव उतर गया, मशीन अपना काम करे जा रहा है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटर अभी रोबोट नहीं बना है। पहले जब मानव था तो वो क्या था? सामान्य मशीन, एक मशीन था। अभी मानव हट गया, कंप्यूटर बैठ गया तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक मशीन हो गया, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम है। मानव को बैठ के संचालित नहीं करना है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। मान लीजिए ये मिट्टी खत्म हो गई, ट्रक चला गया, तब भी ये चल ही रहा है।
पहले मिट्टी उठा कर रख रहा है, अब हवा उठा कर रख रहा है, तो ऊर्जा का व्यय, मशीन अपने आप फालतू में काम किया जा रहा है। तो ये मानो यहां से उतर के कहीं गया नहीं है, यही कुर्सी लगा के जो है वो बैठा हुआ है। इसलिए बैठा है कि जब ट्रक चला जाएगा तो जाके बंद करूंगा, और ट्रक जब आ जाएगी तो फिर जाके चालू करूंगा। तो मशीन से मानो अभी भी फ्री नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी श्रम अब उतनी नहीं लग रही, वो पूरे टाइम जो उसके ऊपर बैठ के हरकतें करता था उसको नहीं करनी। अब बस उठना है बंद करने के लिए, उठना है शुरू करने के लिए। ऑटोमेटिक मशीन में मानवीय श्रम और कम हो गया। लेकिन वैज्ञानिक ने कहा कि ना, अभी भी हम खुश नहीं है, हम चाहते हैं कि मानो यहां पे हो ही ना, मानो ना हो फिर भी काम हो। तो उसने क्या किया, इसमें सेंसर लगा दिया। कंप्यूटर तो लगा ही था, और कंप्यूटर के साथ क्या जोड़ दिया, सेंसर, कैमरा, सेंसर, प्रोक्सिमिटी, बहुत तरह के सेंसर होते हैं। अब कैमरा जो है वो एक सेंसर है जो मिट्टी के ढेर को भी पहचान सकता है और ट्रक की उपस्थिति को भी पहचान सकता है। दोनों सूचनाएं जब कंप्यूटर को पहुंचती है सेंसर के द्वारा, कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू करता है। अब मिट्टी उठाकर ट्रक पे रखा जाता है, या तो मिट्टी खत्म हो जाए या ट्रक चली जाए, तो कैमरे के द्वारा सूचना की आपूर्ति बाधित होगी। कंप्यूटर को पता चलेगा या तो ट्रक नहीं है या फिर मिट्टी नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम को वहीं रोक देगा। फिर मिट्टी गिर जाए और ट्रक आ जाए, फिर शुरू हो जाएगा। तो इसमें मानवीय हस्तक्षेप क्या हो गया, लगभग शून्य हो गया। अब सिर्फ मेंटेन करने के लिए, पावर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कभी कभी मानव को जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज रोबोट। ये जो तीसरा है वो क्या है, रोबोट है। पहला क्या था, मशीन। दूसरा क्या था, ऑटोमेटिक मशीन। लेकिन आपने कंप्यूटर के साथ जब सेंसर जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, रोबोट। हालांकि ऐसा कोई क्लियर कट लाइन नहीं है जिसमें आप रोबोट और मशीन को अलग कर दें, लेकिन हमारे अपने समझदारी के लिए कहीं तो एक लाइन खींचेंगे। तो पहली बात कि हमें बीटेक का एग्जाम तो देना नहीं है कि इतनी गहराई में जाके पूछेगा कि किस बिंदु पर रोबोट और मशीन अलग हो जाते हैं। हमें एक सामान्य समझदारी रखनी है जो हमारे दिमाग में, जहन में फिट हो जाए। घर में वॉशिंग मशीन है, एक होता है नॉर्मल वॉशिंग मशीन, होता है ना, जिसमें इंसान को खड़े रहना पड़ता है। उसमें 2 डब्बे होते हैं, एक डब्बे में आप कपड़े डालते हो, पानी आप ही भरते हो, सर्फ आप डालते हो, वो घूमता है, कितने देर घूमेगा वो भी आपने डिसाइड करते हो। फिर उसमें से निकाल के खंगालने के लिए फिर आप इधर करो, फिर डालो, मतलब पूरे टाइम आपको उस मशीन के साथ लगे रहना पड़ता है। बस ये है कि आपको पटकना नहीं है कपड़े को। आप उतने कपड़े धोने के लिए 3 घंटा का समय देते और बहुत श्रम लगता, उसने श्रम को 25% तक कम कर दिया है। उसके जगह पे आ गया ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन में क्या है, एक ही बक्से है, उसमें जाइए, कप खोलिए, ढक्कन खोल के कपड़े डाल दीजिए, ऑन कर दीजिए, वो सब कनेक्टेड है, पानी वानी की लाइन से कनेक्टेड है। अब ये मशीन पहले घूमता है, घूम के कपड़े के वजन मापता है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना। आपने कपड़े डाला, ऑन किया, छोड़ दिया। बस आप ये ध्यान रखिए उसमें एक मोड सेलेक्ट करना है कि ऊनी कपड़ा है कि सूती कपड़ा है, एक ये भी आप जान सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऑटो मोड पे डाल दीजिए आप। वो घूम देगा, घूमेगा तो उसके बाद वो बताएगा, लिखा हुआ आता है 5 kg कपड़ा है, तो 5 kg कपड़े के धोने के लिए कितना पानी चाहिए वो डिसाइड करेगा। वो अपने आप पानी का टैप से कनेक्टेड है, वो नीचे अंदर मशीन के उस विंडो को खोल देगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा। पानी जब गिर जाएगा अपने आप बंद कर देगा उसको। फिर डिटर्जेंट के बास्केट से डिटर्जेंट आ जाएगा, फिर वो टाइम दिखा देगा कि 40 मिनट तक हम इसको घुमाएंगे, 40 मिनट तक वो घुमाएगा। फिर खंगालने के लिए 3 बार 4 बार पानी खुद लेगा, खंगालेगा और फिर सुखा के अलार्म बजा देगा। आपने सिर्फ कपड़े डाले हैं और अब जा रहे हो कपड़े को निकालने के लिए जो लगभग 80% सूखा हुआ है। ये ऑटोमेटिक मशीन, रोबोट नहीं है। अब वॉशिंग मशीन रोबोटिक अगर होता तो क्या होता, सोचिए। तो मतलब होता कि आप घर में गए, कपड़े निकाल के फेंक दिया, है ना। ऐसे देखा आपने, अच्छा आपका वॉशिंग मशीन रोबोटिक है, उसके सामने कपड़े फेंका और वो कपड़े ऐसे समेटा, अपने में भरा, भरने के बाद उसने अपना काम वाम किया और काम करने के बाद सुखा के आयरन वायरन करके और जो है आपके सामने पेश कर दिया। तो वो वाली बात तो अभी नहीं है, इतने सपने मत देखिए। और महिलाओं को तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, आप तो बिल्कुल ही मत सपने देखिए। आप तो बस एक काम कीजिए, शादी कर लीजिए, है ना। आज के डेट में इतने सुयोग्य वर बाजार में उपलब्ध हैं जिनको कपड़े धोने, खाना बनाने सब आता है कि नहीं। बस हाँ, तो पहले यह मामला पुरुषों के लिए था, है ना, अब उलट चुका है, अब तो मामला उस स्तर पे जा चुका है।
तो कई बार होता है भी है, जैसे कि बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं, मतलब मेरा मेरा कोई मत नहीं है इस पे, मैं तो लोगों की कई सुनाई बातों को करता हूं। एक स्टूडेंट है हमारी पुरानी, अभी वो एक राज्य में नया नया पहली बार जिलाधिकारी बनी है, डीएम बनना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन शादी नहीं की। तो मैंने कहा कि भाई अब तो इस पोजीशन पे आ गए कि अब शादी करो, क्या दिक्कत है, कम से कम शादी में शरीक होने का मौका तो मिले। तो उसका कहना था कि नहीं सर, मतलब ऐसा कुछ मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं जिससे शादी की जा सके। तो मैंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से लेकर और तुम्हारे राज्य के कैडर तक कोई नहीं मिला। पुरानी बातों को तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि ये सब बातें बहुत आगे जाती नहीं है ना? मतलब आगे जाती हैं तब आ जाती हैं जब सफलता न मिल पाए। सफलता मिलती है तो फिर जीवन वहीं से शुरू होता है कि नहीं? तो असली जीवन फिर वही होता है ना, जिसके लिए आपकी पूरी जीवन मतलब सबसे अधिक समय तो वही बिताते हैं आप। उसने बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि सर मैंने डिटरमाइन किया हुआ है कि मैं ऑल इंडिया सर्विस में कोई व्यक्ति हो ना, उससे शादी नहीं करूंगी। क्यों? मतलब एक ही क्षेत्र में शादी करेंगे तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में मर जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्या? तो सर मैं बहुत अच्छी ऑफिसर हूं, तो जो व्यक्ति मुझे शादी करेगा वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, उसको लगेगा कि मैं दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहा हूं, और वो है भी बहुत बढ़िया ऑफिसर, बहुत ही शानदार ऑफिसर है, बहुत नाम है उसके, है कि नहीं? और फिर उसने एग्जाम्पल भी दिए। उसने कहा कि सर मैं तो इस जीवन को जी रही हूं, और अब देखिए कि इतने लोग हैं जिनकी पिछले 4 सालों में डिवोर्स हुई हैं, पति पत्नी दोनों आईएएस ऑफिसर, कुछ समय का साथ, फिर डिवोर्स। क्योंकि मामला वही है ना, पितृसत्तात्मक समाज में अगर लड़की बेहतर करने लगे तो लड़के को लगता है कि अब तो मेरा जीवन बर्बादी है। तो उसने पहले ही सोच रखा है कि हम ऐसे करेंगे ना जो पहले ही से इंफीरियर हो। आईएएस होगा तब तो बराबरी करेगा, है कि नहीं? आईएएस होगा तब भी बराबरी कर नहीं पाएगा, तब उसको दुख लगेगा कि भाई हम भी वही पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे करना ही ऐसे से है जो हमारे फील्ड का नो। मैंने कहा किससे करना है? मतलब कोई भी सेना में मेजर हो कर लेंगे, कोई बिजनेसमैन हो कर लेंगे। हाँ, नहीं निकम्मा से तो नहीं। देख लो, गजब। अरे बाप रे, मैंने सही बोला था ना, महिलाओं को सिर्फ शादी करने की जरूरत है। लोग बैठे हुए हैं भाई, हर कुछ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसकी भी पूछ बढ़ने वाली है। मतलब कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि भारत में यह भी चलेगा कि भाई निकम्मा होना भी जो है ना, वो भी एक गुण माना जाएगा, और उसमें माना जाएगा कि भाई मैं तो कर ही रही हूं ना, तो निकम्मा ही चाहिए। और बाय द वे अगर देखा जाए तो हम अपने पुराने परिवार की व्यवस्था में जाके देखें तो आप पाएंगे कि लगभग 70% हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली में जो मेल मेंबर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। 70% लोग पुरुष काम कर रहे हैं, और उनकी जो पत्नियां हैं वो घर संभाल रही हैं, कर रही हैं ना। 30% वैसे भी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने वाली महिलाओं पे डबल दबाव होता है। वो घर भी संभालती हैं, काम भी करती हैं, और पति जो होता है वो सिर्फ काम करता है, घर नहीं संभालता है। बात समझ में आ रही है? अब ये महिलाओं के दिमाग में आ चुकी है बात, ये देख चुकी हैं। जो महिलाएं जब जा रही है ना, ये देख चुकी हैं, वो देख चुकी हैं कि मैं आईएएस बन जाऊं और पति भी आईएएस अगर हो तो पति कहेगा कि मैं तो पति हूं और आईएएस हूं, तो मेरा तो अलग है, और तुम पत्नी हो और आईएएस हो तो घर को भी देखो, और आईएएस हो तो जिला को भी देखो। तो कई लोग ऐसे हैं जो इस थिंकिंग पे चल रहे हैं कि हाउस हस्बैंड चाहिए। भाई हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट तो है ही। भारत में हाउस हस्बैंड कह दो तो लगता है कि गाली दे दिया किसी को, लेकिन अमेरिका में चले जाओ, आप विकसित देशों में चले जाओ, वहां पे लोग हैं, सोसाइटी है, लोग हैं, हाउस हस्बैंड है। और वहां पे पता चला कि कॉलोनी में जो होता है ना कि भाई दोपहर में सब बच्चे स्कूल चले गए तो क्या किया जाए, तो 4 महिलाएं 2 पुरुष, हाउस वाइफ हाउस हस्बैंड, पार्क में बैठे हुए अपना ताश बाश खेल रहे हैं। बढ़िया है, जीवन में वो भी देखा जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि अब मैंने कह दिया तो तैयारी में आज ही से लग जाओ। एनीवे देखो जरा इन लोगों, तो
तो रोबोट की परिकल्पना में क्या हो गया कि आपने दो चीजों को फिट किया, एक फिट किया गया कंप्यूटर, ऑटोमेटिक रोबोट, ऑटोमेटिक मशीन, और फिर दूसरा फिट किया क्या, सेंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, था तो यही व्यवस्था ना। तो एक और बात कही गई कि ऑल रोबोट्स आर मशीन, सभी रोबोट मशीनें हैं, लेकिन सभी मशीनें रोबोट नहीं है कि नहीं? तो लिखिए एक पॉइंट, रोबोट एक स्वचालित, रोबोट एक स्वचालित, स्वनियंत्रित, स्वचालित, स्वनियंत्रित, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, पुनः प्रोग्राम करने योग्य, पुनः प्रोग्राम करने योग्य मशीन है, पुनः प्रोग्राम करने योग्य मशीन है, जो सामान्यतः ऐसे कार्यों को करता है, जो सामान्यतः ऐसे कार्यों को करता है जो मानव द्वारा संपादित किए जाते हैं, जो सामान्यतः ऐसे कार्यों को करता है जो मानव के द्वारा संपादित किए जाते हैं। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इसी में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, अन्य मशीनों की तरह रोबोट भी ऐसे लिखिएगा, अन्य मशीनों की तरह रोबोट भी मानव श्रम की प्रतिस्थापना है, मानव श्रम की प्रतिस्थापना है, लेकिन इसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, है ना? फिर लिखिए एक और पॉइंट, नोट करके लिखिए, सभी रोबोट मशीन है, लेकिन सभी मशीनें रोबोट नहीं है। ऑल रोबोट्स आर मशीन बट ऑल मशीन्स आर नॉट रोबोट। सभी रोबोट मशीन है, लेकिन सभी मशीनें रोबोट नहीं है ना? फिर एक शब्द है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स को कहा जाता है कि इंजीनियरिंग की शाखा है, लेकिन ये बहुविषयक है, मतलब इसमें बहुत सारे विषय को एक साथ पढ़ना पड़ता है। कारण है कि रोबोट के बारे में अभी हमने एक बात कही कि रोबोट्स आर रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर, मानव के श्रम की प्रतिस्थापना। यह शब्द अपने आप में ही बहुत वजनी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यानी हम ऐसे रोबोट बनाते हैं जो मानव के समान काम करे, जो मानव काम करता था उस काम को करे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सारे वो काम जो मानव पहले अपने श्रम के द्वारा करता था, अब हम उसको मशीन, ऑटोमेशन या रोबोट्स के द्वारा करवाते हैं। तो रोबोट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मैकेनिक्स की जानकारी होनी चाहिए, यांत्रिकी। उसके अलावा पदार्थ विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आप ये समझे कि रोबोट बनाएंगे किस चीज से। विद्युत उपकरणें लगती हैं, सर्किट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर लगता है तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए। इस रोबोट का प्रयोग आप बाजार में, उद्योग में करेंगे तो फिर आपको इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए ध्यान से, तो आप रोबोट को मानव श्रम की प्रतिस्थापना के रूप में बना रहे हैं। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि पहले ये जो हमारे आसपास की दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, इसको मानव ने अपने श्रम से ही बनाया होगा। जब मशीनें नहीं थी तो किसने बनाया? मानव ने अपने हाथों से बनाया।
अब इसी को थोड़ा और सोचो आप कि हमने जो कुछ भी बनाया अपने आसपास, हमने अपने हाथों से बनाया। उस दौर में जब मशीनें नहीं थी, जब रोबोट आधुनिक मशीनें नहीं थी, और जब हमने अपने हाथों से बनाया तो अपने शरीर की कार्यक्षमता के अनुरूप ही बनाया होगा। अपने शरीर की कार्यक्षमता के अनुरूप बनाया। हमने सीढ़ियां बनाई क्योंकि हम चढ़ सकते हैं सीढ़ी। सीढ़ी चढ़ना आसान है क्योंकि हम बाई पेडल, हम स्टेप्स ले सकते हैं, है कि नहीं। हमने हथौड़ा बनाया, कील बनाई। कील और हथौड़ा क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास ये वाली मूवमेंट है, ये हिंज ज्वाइंट है हमारी। इस हिंज ज्वाइंट से हम ऐसे प्रहार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हथौड़ा ही क्यों बना और कील ही क्यों बने? इसलिए कि हमारी खुद की जो बायोफिजिकलिटी है, हमारी खुद की जो जैव गतियां हैं, उसके हिसाब से हमने चीजों को सृजित किया है। हमने स्क्रू ड्राइवर बनाया क्योंकि हमें पता है कि हम उसको ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा सकते हैं। रोटेटरी मोशन, हमारा ये वाली ज्वाइंट वहां काम कर रही है, रिस्ट ज्वाइंट काम कर रहा है। यू गेट मी पॉइंट? तो ये सारी सारी चीजें तो हमने ही बनाई। सीढ़ी बनाई हमने, स्टेप्स बनाया। तो हर चीज हमने अपने श्रम और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप बनाया है। क्लियर है? अब हमने एक दिन सोचा कि नहीं, मानव ये काम क्यों करेगा, मशीन करेगा। तो हम मशीन भी ऐसा बना रहे हैं ना जो मानव के उस गति की पुनरावृत्ति करे। बात समझ में आ रही है? आज भी स्क्रू ही है। इस मोबाइल के अंदर जो स्क्रू है वो किसी इंसान ने नहीं कसा है, इसको कसने वाला कोई रोबोट है। लेकिन रोबोट के पास भी वही स्क्रू ड्राइवर है और वही मोशन है। अब वह है कि उसकी मोशन यहां पर आकर रुकती नहीं है, वो घूमती चली जाती है, लेकिन है तो वही। बात समझ में आ रही है? पुराने जमाने में ड्रिल करने के लिए अगर आप पुराने कारपेंटर से मिलेंगे, जो कारपेंटरी करता था पुराने जमाने का, तो लकड़ी का एक होता था, रस्सी से ऐसे ऐसे घुमाता था और ड्रिलिंग होती थी। उससे भी बढ़िया ड्रिलिंग करते थे, वो भी एक से कलाकृति बनाते थे। अब उनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलर है। वो एक प्लग में लगाते हैं, एक बार ड्रर करके छेद कर देते हैं। तो मानव ने अपने इस गति के हिसाब से कि रस्सी बांध देंगे, पुली लगा देंगे तो ये काम करेगा। यही काम हम कुएं से पानी निकालने के लिए करते थे, अभी हम ड्रिल करने के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? जो चक्के के सिद्धांत पर आधारित है। और उसी सिद्धांत को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके मशीन बना दिया तो बन गया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक उपकरण बनाए हैं वो सब मानव के श्रम की प्रतिस्थापना है, यानी कि मानवीय गति की पुनरावृत्ति करते हैं, मानवीय कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं। क्योंकि हम बेसिक तो कुछ बदल नहीं पाए ना, बेसिक कुछ भी नहीं बदल पाए। आप देखोगे तो बेसिक चीजें वही हैं। आज भी हम घर जो बनाएंगे ईंट से ही बनाएंगे। तो ईंट तो मानव ने तब भी बनाना शुरू कर दिया था जब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि अब ईंट मशीन बिछा देता है रोड पे। अब ऐसी ऐसी रोड पे मशीनें बन गई, इसमें ईंट लोड कर दो, वो ईंट नीचे से बिछाते हुए चला जाएगा और रोड बन के तैयार। मशीनें आपकी दीवार जोड़ देगा बहुत तेज गति से। आप ईंट डाल दो, वो जोड़ता चला जाएगा सीमेंट डालकर। आपको राजमिस्त्री की आवश्यकता नहीं है और सीधा ईंट जोड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था हमने बनाई है, लेकिन बेसिक तो वही रहा। हमें पता है कि कुर्सी बनेगी, 4 पाए होंगे, बेसिक है। उस बेसिक के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते, बस यही है, पायों को टेढ़ा कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आकृति प्रकृति बदल दो। तो इसीलिए जब हम रोबोटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ विज्ञान नहीं पढ़ते, मानविकी भी पढ़ते हैं। हमें बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कार पहले मानव बनाता था, कार की प्रिंटिंग मानव करता था। अब हम कार की प्रिंटिंग और कार का निर्माण किससे करा रहे हैं? रोबोट से। तो जो भी हमने कार बनाई है वो भी मानवीय क्षमता के अनुरूप ही बनाई है। तो हम रोबोट भी ऐसा बनाएंगे जो मानवीय क्षमता के अनुरूप हो या उससे थोड़ा ज्यादा हो। तो लिखिए, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें रोबोट के विकास संचालन एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यह एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसमें
विज्ञान और मानविकी के कई विषय शामिल हैं। विज्ञान एवं मानविकी के कई विषय शामिल है ना। तो रोबोटिक्स के बारे में कहा जाता है कि मल्टी, इसलिए देखोगे आप कि हमारे देश में रोबोटिक्स की जो भी कंपनियां स्टार्टअप्स हैं उसके एक प्रमोटर नहीं है। आप शार्क टैंक में तो आजकल आते भी हैं, शार्क टैंक जानते हैं ना, एक शो है, उसमें रोबोटिक्स की कई सारी कंपनियां आई पैसा मांगने के लिए कि भाई आप निवेशक हैं, पैसा निवेश कीजिए आप। तो वो पूछते हैं ना कि आप क्या क्या करते हो, तो 4 लोगों की टीम है। तो एक क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक क्या है तो कंप्यूटर इंजीनियर, एक क्या है तो पदार्थ विज्ञानी, और एक क्या है तो रोबोटिक साइंटिस्ट। सब मिलके काम करते हैं तो रोबोट बनता है। और यही एक रीजन है कि रोबोटिक्स के विकास में थोड़ी सी इनपुट ज्यादा लगती है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि भारत में रोबोटिक्स बहुत ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं। अभी 2023 में हमने अपने देश में 8,500 रोबोट लगाए हैं उद्योग में। तो डेटा है, वो डेटा मिल जाएगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा डेटा। तो हमने 2023 में जो इंडस्ट्रियल रोबोट, सिर्फ उद्योगों में जो रोबोट लगाए हैं उसकी कुल संख्या 8,500। लेकिन हमसे ऊपर यानी सबसे ऊपर कौन है? चाइना। चाइना में लगा है 2,75,000 रोबोट। 2023 में चाइना ने लगाए हैं 2,75,000 रोबोट। टोटल रोबोट जो लगे हैं पूरे विश्व में वो लगे हैं 5,40,000। तो टोटल 5,40,000 लगे, जिसमें 2,75,000 अकेला किसने लगाया? चाइना ने। दूसरे नंबर पे आता है जापान, जिसमें लगा लगभग 40 या 50,000 रोबोट। तो पहले दूसरे में कितना गैप है? 5 गुना का अंतर है। उसके बाद आता है यूएस, और फिर भारत आता है बहुत नीचे, लेकिन भारत में लगा है 8,500। चाइना के मुकाबले देखे तो कहीं नहीं टिकते, लेकिन पढ़ना यही है, यूपीएससी की पढ़ाई में यही पढ़ना है। हमें रोबोट थोड़े बनाने हैं, हमें तो यही देखना है, इसी बिंदु पे हमें चर्चा करने का ऐसा है क्यों। लेकिन भारत में ट्रेंड बढ़ रहा है। 2022 में हमने रोबोट लगाए थे कितने? लगभग 5,400। तो 5,400 2022 में लगे, इस साल लगे कितने? 2023 में कितने लगे? 8,500। तो भाई उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। हम 5,000 से सीधा जंप करके कितने गए? 8,500 पे। हो सकता है अगली साल रिपोर्ट पब्लिश हो, जब 25 में जो रिपोर्ट पब्लिश होगा, जून में पब्लिश होगा, तो वो 2024 के रिपोर्ट को बताएगा। तो हो सकता है इससे में मामला 15,000 या 20,000 पहुंचा हो। तो इसका मतलब यह भी है कि रोबोट धीरे धीरे हमारे देश में उद्योगों में स्थापित हो रहा है, और लगभग उसकी वृद्धि दर 50 से 60% प्रति वर्ष है। और अभी अभी पढ़ा आपने कि एक मशीन जो है वो उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो 30 से 40 लोगों को रिप्लेस करता है। और यहीं से एक मुद्दा शुरू होता है कि अ मशीन कैन रिप्लेस 30 to 40 पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री। तो इसका मतलब होगा कि एक रोबोट 30 से 40 लोगों का रोजगार खत्म करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह मामला 30 से 40 लोगों का ही नहीं है। मैंने कहा कि एक रोबोट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कार को पेंट करने के लिए रोबोट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार बनाने की कंपनियां रोबोट खूब इस्तेमाल करती हैं। तो कार की पेंटिंग में हम रोबोट इस्तेमाल करते हैं। 2 रोबोटिक सिस्टम, जैसे ये रोबोटिक सिस्टम है, ये वाला भाग बदल जाएगा इसका। एक कार को जब पेंट करेंगी तो उनको लगता है 90 सेकेंड। कार को एक बार पेंट नहीं करते हैं, आपने देखा होगा कार को जब पेंट करते हैं तो कई बार पेंट करते हैं, तब जाके कार की असली चमक आती है। लेकिन अगर एक बार अगर हम पेंट करें कार को, तो 2 रोबोटिक सिस्टम लगाएं हम, तो 90 सेकेंड में वो कार के ऊपर एक बार पेंट घुमाता है। और ऐसा कम से कम 10 बार करना पड़ता है, तब जाके वो कार तैयार होती है। हम एक ही बार की बात करते हैं। अगर उसी काम को मानव के द्वारा करवाया जाए, रोबोट्स जब करेंगे तो 90 सेकेंड, और अगर ह्यूमन करेगा तो 900 सेकेंड। ये आंकड़े इंडस्ट्री के आंकड़े हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। तो 1 रोबोट इज इक्वल टू 10 ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं? तो इंडस्ट्री में मान के चलते हैं ये लोग कि एक रोबोट की कार्यदक्षता 10 मानव के बराबर होगी। तो एक रोबोट कितने मानव को निकाल देगा जॉब से? 10 को नहीं निकालेगा, 30 को निकालेगा। कारण है कि एक मानव 8 घंटे काम करता है ना। और इंडस्ट्री में 8 + 8 + 8 24 घंटे इंडस्ट्री चलती है। मारुति उद्योग लिमिटेड में कार बन रहा है तो ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही काम हो रहा है, 4 बजे के बाद फैक्ट्री बंद नहीं। सुबह 10 से 4 एक शिफ्ट, 4 से 12 दूसरी शिफ्ट, फिर उसके बाद 12 बजे 2 बजे से तीसरी शिफ्ट, 3 शिफ्ट में काम होता है।
तो रोबोट के लिए तो बस कोई शिफ्ट विफ्ट का मामला नहीं है, रोबोट तो 24 घंटे काम करेगा। तो 24 घंटे मतलब कार को पेंट करने के लिए एक रोबोट 10 मानव की प्रतिस्थापना नहीं कर रहा, 30 मानव की प्रतिस्थापना कर रहा है, क्योंकि एक शिफ्ट में 10, दूसरे में 10 और तीसरे में 10। सो वन रोबोट कैन रिप्लेस 30 ह्यूमन लेबर। बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे ये तो बड़ा खतरनाक विषय है, एक तो रोजगार के अवसर ऐसे ही कम है और ऊपर से 30-30 को निकाल देगा एक रोबोट, यानी 8,500 रोबोट लगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 लाख है ना, मतलब 80,000, लगभग 2.5 लाख रोजगार खत्म। 8,500 रोबोट लगाने का मतलब है कि जिस इंडस्ट्री में लगा है उसमें 2.5 लाख रोजगार के अवसर खत्म हो गए, जो प्रकट होते वो खत्म हो गए। अब ये भी हमें लगता है कि शायद मामला अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू से ये लाइन चली आ रही है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उस दुनिया में 2 तरह के काम है, एक है स्किल्ड वर्क, एक है नॉन स्किल्ड वर्क। बात समझ में आ रही है? कुशल कार्य और अकुशल कार्य। अब इस बात को भी अच्छे से समझिएगा तो आपको सब कुछ इंटीग्रेटेड नजर आएगा और यह भी समझ में आएगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में अकुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं है, दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब। वो एकदम 100% है कि वो जॉब लूज करेंगे ही करेंगे। हमें जरूरत है किसकी? स्किल्ड लेबर की, कुशल श्रमिकों की। प्लम्बर को रोबोट रिप्लेस नहीं करेगा, इलेक्ट्रीशियन को रोबोट रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो पेंट घुमाता है ना, जिसके लिए किसी खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रोबोट रिप्लेस कर देगा। जो फैक्ट्री में सामान को यहां से उठा के वहां पहुंचाता है ना, उसको रोबोट रिप्लेस कर देगा। जो सिलाई का काम करता है, सीधी रेखा में सिलता है, डिजाइन नहीं बना, डिजाइनर को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन सिलाई करने वाले को रिप्लेस कर देगा, मशीन करेगा। कपड़े काटने वाले को रिप्लेस कर देगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क, वन इज स्किल्ड, अनदर इज नॉन स्किल्ड। नॉन स्किल्ड तो जाएगा ही जाएगा। आप देख लीजिए ना, वर्तमान अर्थव्यवस्था में अब आप पढ़ते हैं जब अर्थव्यवस्था को गहराई से, तो वहां पे आप देखते हैं कि नॉन स्किल्ड जो वर्कर होते हैं ना, उनकी एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है। वो आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ करते हैं। डिमांड सप्लाई हमेशा मैच नहीं करते उनके लिए। आप गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, आपको मजदूर थोक के भाव में मिलेंगे और वो समय के हिसाब से मिलेंगे। जैसे कि बारिश का समय हो, सावन का महीना चल रहा हो, भादों का महीना चल रहा हो, कोई काम ही नहीं करवाता तब तो पूरे के पूरे चौक चौराहे पे मजदूर ऐसे ही दिन भर खड़े रहते हैं, देखा होगा आपने। क्योंकि सावन भादों में नया काम नहीं करते ना, भादो खासकर एक महीना होता है जिसमें लोग कहते हैं नया काम नहीं करेंगे। बारिश इतनी होती है कि भवन निर्माण भी है तो रोक देते हैं लोग। अब ये मजदूर बैठे हुए हैं, 50-50 मजदूर दिन भर बैठे हुए हैं। कोई एक आदमी आया और कहा कि भाई चलो घर पे काम है, कितना पैसा लोगे? तो उस समय मजदूर पता है क्या बोलता है? जो दे देंगे ले लेंगे। पता है कि काम ही नहीं मिलना है। डिमांड सप्लाई में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। लेकिन जब खेत की कटाई का टाइम आएगा ना, एक भी ना मिलेगा आपको। वो आगे आगे चल रहा होगा, पीछे पीछे दौड़ेंगे, अरे चलिए भाई साहब। बात समझ में आ रही है? खेत काटना है ना, कोई बहुत बड़ा काम तो कुशलता का है नहीं। हर गांव के ग्रामीण सभ्यता में आप देखोगे कि हर गांव में जो थोड़ा ठीक ठाक फैमिली है, उसका एक ऐसा मजदूर होता है जो सालों भर आपके घर का काम करता है। उसको आप महीने के पैसे नहीं देते हैं, डेली शाम को पैसा देते हैं, है ना? देखा होगा आपने। काम कर लिया, आके खड़ा हो गया, हाँ सब काम हो गया आज का, ये कर दिया, हो गया, ये लो पैसा। हम उसको महीने के हिसाब से हायर नहीं करते। तो क्या होता है कि महीने के, साल के 8 महीने उसके पास काम ठीक ठाक होता है। लेकिन कभी कभी 10-15 दिन का ऐसा माहौल आता है जब हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तब भी वो आप ही के दरवाजे पे आएगा और खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, छोटा मोटा काम करता रहेगा, इस आशा में कि शाम होते होते कुछ पैसा मिल जाएगा। अमूमन 500 रुपए मिलते थे तो 100 रुपए तो मालिक दे ही देंगे और खाने पीने का कुछ मिल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए क्योंकि वो अकुशल है। अकुशल श्रमिकों की रोजगार के अवसर इस अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित नहीं है। आने वाले समय में बड़ी तकलीफ होने वाली है। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं और पानी का टैप टूट गया और पानी फव्वारे के साथ बाहर आ रहा है, तो आप क्या, किसको ढूंढोगे? प्लम्बर। और प्लम्बर आपको ढूंढने से मिलता नहीं है, कॉल करना पड़ता है। कुशल श्रमिक है ना, आप ढूंढोगे उसको और कॉल करोगे, बोले कि भाई साहब जल्दी आइए, पानी बह रहा है, टंकी खाली हो जाएगा। वो कहेगा अभी कैसे आऊं, अभी तो मैं कहीं काम कर रहा हूं, तो अभी तो 11 बज रहा है, 3 बजे फ्री होऊंगा तो आऊंगा।
बोलेगा 4 घंटा बाद पानी निकल जाएगा, तो बोला कपड़े बांध लो, उंगली लगा के खड़े रहो, मैं तो 4 बजे ही आऊंगा, 3 बजे आऊंगा। 3 बजे कॉल करेंगे, कहां? बस आप ही के बगल वाले घर में काम कर रहा हूं, खत्म होते ही आता हूं। और फिर आने के पहले बोलेगा देखिए आने का 150, सामान का अलग से, आपको पड़ता है तो बुलाइए, नहीं तो मत बुलाइए। और वो आएगा, काम करेगा, और आप थैंक यू बोल के पैसा दोगे। कोई दिक्कत होगी तो फिर हाँ आ जाऊंगा आ जाऊंगा, अरे फोन नहीं उठाते, नहीं आप उठा लूंगा। और अगर आपने शाम को 7 बजे के बाद कॉल कर दिया, तब आपका टंकी खाली हो जाए या शहर में बाढ़ आ जाए, उसका काम हो चुका है। वो दिन भर में 500 1000 रुपए 2000 रुपए कमा चुका है। अब वो किसी के कहने पे प्रधानमंत्री बुला ले, वो नहीं जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। एक और बात बताता हूं आपको, लोग कहते हैं ना रोजगार के अवसर खत्म होंगे, रोजगार के अवसर खत्म नहीं होते। ये देखिए नॉन स्किल जॉब है, इस क्षेत्र में नॉन स्किल जॉब है ना, और ये क्षेत्र जो है ध्यान से समझिए इसको, और ये स्किल्ड जॉब है, ये स्किल्ड जॉब है, ठीक है। अभी क्या है, अभी भारत में ये जो है ना, ये रोजगार के अवसर है, मान लीजिए ये रोजगार के अवसर है, ठीक है। आधे नॉन स्किल्ड है, आधे स्किल्ड है। अभी क्या होगा कि समय के साथ साथ ये शिफ्ट करेगा, क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये खिसकेगा, समझ रहे हो? जब खिसकेगा तो क्या लगेगा आपको, रोजगार कम हो रहा है। वाकई में कम नहीं हो रहा, वाकई में नॉन स्किल्ड के रोजगार कम हो रहा है। लेकिन हम लोग है भी तो नॉन स्किल्ड ज्यादा, तो हमें लगता है कि रोजगार कम हो रहा है, लेकिन उधर कोई और लहरिया लूट रहा है ना? बात समझ में आ रहे हो? कौन लूट रहा है? जो समय रहते अपने आप को रीस्किल और अपस्किल किया है। आप समझ रहे हैं? अभी की इकोनॉमी में एक टर्म है रीस्किल एंड अपस्किल। रीस्किल का मतलब हमारे पास एक स्किल था जो अब नाकाफी है, अगर हमने कुछ और स्किल सीख ली तो हम उस तरफ के रोजगार के अवसर में चले जाएंगे। यू गेट मी पॉइंट? तो ये अब धीरे धीरे शिफ्ट होगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या हुआ ना, दिस इज कॉल्ड जॉब डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं रोजगार का विस्थापन हुआ है, अवसर खत्म नहीं हुए। हमें लगता है कि अवसर खत्म हुए क्योंकि हमारा फोकस किस तरफ है, यहां। जनता में ज्यादातर लोग किधर हैं, इधर। लेकिन जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो इधर काम कर रहे थे, वो इस एज पे थे, उनको था कि हम जो स्किल, अभी हमारे पास जो स्किल है वो कुछ समय बाद नॉन स्किल हो जाएगा। तो आज बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल जॉब से छुट्टी ले चुके हैं, पैसा कमाया उन्होंने, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली, और अब अपने ऊपर निवेश कर रहे हैं। 20 लाख रुपए खर्च करके विदेश चले गए या पत्राचार कुछ भी करके अब नया कुछ सीख रहे हैं, जिसको कहते हैं रीस्किल करना या अपस्किल करना, ताकि नई डिमांड के अनुरूप वो क्या हो, तैयार हो, और फिर उनको रोजगार मिल जाएगा। तो जॉब डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को आज के डेट में। मैं तो जब आया, मेरा बेटा 9th में है, और एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आया, बोला कि पापा ऑटोमेशन रोबोटिक्स से क्या है, कैसे है। तो मुझे लगा कि भाई 9th क्लास में क्या पढ़ाएंगे, तो मैं उसको बहुत कायदे से समझा रहा था। मैं कह रहा था कि देखो 2 तरह के रोजगार होते हैं, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड। नॉन स्किल्ड जो होगा उसको मशीन हमेशा ही खाता आया है, और आज से नहीं, जब से स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तब से। तभी महात्मा गांधी ने एक समय में स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया और कहा मशीनीकरण नहीं होना चाहिए, चरखा चलाओ। कारण है कि स्किल तो भारत के पास था ही नहीं, और मशीनें लग जाती तो जाहिर सी बात है और रोजगार के अवसर खत्म हो जाते। बहुत सारे कारण थे उसके, उसको आप गांधीयन इकोनॉमी प्रिंसिपल कहते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन अब उसको आप रोक नहीं सकते। तो जॉब ऐसे, मैं पूरा समझा रहा था, बोला कि हाँ हाँ वो तो पढ़ाया ना मैम ने, जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सोचिए एक झटके में बोल दिया जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने कहा कि क्या मतलब है इसका? बोला कि कुछ नहीं, स्किल वाला खत्म होगा, नॉन स्किल खत्म होगा, नए स्किल डेवलप होंगे। और यही रीजन है, इतना बता दिया बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है ना 9th 10th पढ़िए, क्योंकि 9th का बच्चा अगर बता रहा है तो इसका मतलब है कि सिलेबस में कहीं ना किसी रूप में वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसी पॉइंट पे हम एक और चीज देखते हैं कि नॉन स्किल्ड जॉब जो कम होगा और स्किल्ड जॉब जो बनेगा, तो नए स्किल जॉब उभरेंगे, नया स्किल जॉब आएगा। जैसे एआई आ गया, नया स्किल आ गया। और एक और बात समझिएगा कि बहुत सारे स्किल्ड जॉब ऐसे होंगे जिसको कभी दुनिया में स्किल्ड मानते थे, आज नॉन स्किल्ड है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, मैं जब 12th में था, 11th में गया, 11th के बाद 11th 12th में जाने के बाद आप देखेंगे कि
ग्रामीण संस्कृति में आपके ऊपर एक दबाव बनना शुरू हो जाता है कि आगे करोगे क्या। उसी समय दबाव बनना शुरू हो जाता है कि अब तो तुम कुछ करोगे, पैसे कमाओगे। ये भी गलत मामला है, बहुत गलत समय में गलत दबाव बनाते हैं लोग। तो मुझे किसी सीनियर ने बताया कि तुम जो हो ना, तुम्हारी बायोलॉजी भी ठीक है, तुम्हारी अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक लगती है, तुम एमटी की तैयारी करो। एमटी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट एक जॉब हुआ करता था, आपने सुना ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कंपटीशन कम है क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं, इसके लिए बायोलॉजी भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बायोलॉजी इंग्लिश तुम कर लोगे, इंग्लिश और पढ़ो। मैंने कहा कि क्या होगा इसमें, मतलब मैंने तो नाम ही नहीं सुना। तो इन्होंने कहा कि बस किसी बड़े हॉस्पिटल में तुम्हारी नौकरी लगेगी, डॉक्टर जो होंगे वो मरीज का ऑपरेशन कर रहे होंगे और ऑपरेशन करते समय कुछ बोल रहे होंगे, जो जो कर रहे हैं वो बोल रहे होंगे। तुमको एक स्टूल पे बैठकर, टेबल कुर्सी पे बैठ के उसी ऑपरेशन थिएटर में लिखना है, जो बोले उसको लिखना है तेजी से। तो एक रिपोर्ट तैयार करनी है तुम्हें, और फिर उस रिपोर्ट को तैयार करके डॉक्टर को दे देना है, बस यही काम है। ओटी में बैठना है, जो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर या तो लिखेगा नहीं तो ऑपरेशन करेगा, तो ऑपरेट करते समय वो बोलेंगे और बोलते समय उनको लिख के जर्नल रेडी करना है। और सैलरी जो उस समय बताया उसने तो दिमाग उड़ गया। 93 94 की बात होगी, 94 5 की सैलरी। उन्होंने कहा कि 40 से 50 हजार रुपए महीने का मिलता है। 93 94 95 में मान लीजिए, 95 में 40 से 50 हजार रुपए महीने का मतलब हो गया आज का 4 से 5 लाख रुपया। मतलब मैं तो ऐसे ही सपने देखने लगा कि कब अंग्रेजी अच्छी होगी, कि कब मैं इसकी तैयारी करूंगा। और कुछ ही दिन हुआ, 95 96 97 भारत में और पूरे दुनिया में कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, दुनिया में हो चुकी थी, भारत में इंटरनेट क्रांति की शुरुआत मानी जाती है उस दौर की। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उस एप्लीकेशन का नाम था स्पीच टू टेक्स्ट, जो आपके मोबाइल फोन में भी है। माइक का बटन दबाते हैं, बोलते हैं, वो अपने आप छप जाता है। और एमटी की जॉब रातों रात साफ। अब सोचिए एमटी कितना स्किल्ड जॉब है भाई। स्किल्ड जॉब को ही पैसे मिलते हैं, नॉन स्किल्ड जॉब को पैसे नहीं मिलते। और ये भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, आगे मैं इस पे बात करूंगा आपसे। लेकिन एमटी एक जॉब था जिसमें व्यक्ति को बायोलॉजी की शानदार ज्ञान, इंग्लिश की शानदार ज्ञान और तेज से लिखना। और एक सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है और एमटी जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी को पूरी दुनिया से समेट देता है। खत्म कहानी। तो यही है टेक्नोलॉजी। लेकिन सोचिए उस टेक्स्ट टू स्पीच को जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, उसने अपना रोजगार तो उसी में पाया होगा। तो एक रोजगार खत्म हुआ तो दूसरा कहीं प्रकट हुआ। यश राज फिल्म्स का नाम सुना होगा, यश चोपड़ा। यश चोपड़ा साहब की फिल्म की बड़ी खास बात थी, वो रोजगार बहुत देते थे। उनकी खास बात यह थी कि वो पिक्चर का शूटिंग वगैरह तो ना, पिक्चर चाहे भारत के गांव की क्यों ना हो, लेकिन जब हीरोइन और हीरो गाना गाएंगे तो स्विट्जरलैंड में ही गाएंगे। गाना शुरू हुआ स्विट्जरलैंड, एल्प्स के ऊपर गाना गा रहे हैं, बर्फ के वादियों में एकदम, है कि नहीं। और फिर शूटिंग होती है, उसकी शूटिंग में होती है तो हेलीकॉप्टर हायर करते थे वो, क्योंकि उनको एक शॉट लेना होता था बहुत शानदार, जिसमें हीरोइन शिफॉन की साड़ी पहनी है, उसका आंचल जो है दूर तक लहरा रहा है बर्फ के ऊपर, हीरो आसपास जो है बंदर की तरह गुलाटी मार रहा है। डांस तो आता नहीं था हीरो को तब, और वो हेलीकॉप्टर से वो शॉट ले रहे हैं। तो बड़ा शेकी शॉट आता था, हिलता डुलता शॉट आता था, लेकिन आता था। चांदनी पिक्चर देखिए, आपको दिख जाएगा। तो एक हेलीकॉप्टर, उसका पायलट, एक कैमरामैन, कितने लोगों का रोजगार था इसी एक शॉट के लिए। और एकदम से आया ड्रोन। ड्रोन आया, और ड्रोन जब आया तो ये सारे के सारे रोजगार एक झटके में खत्म। अब ऊंचाई से किसी फिल्म को शूट करने के लिए ना तो आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, ना ही पायलट चाहिए, ना आपको कंपनी से बात करनी है, आपको खुद का ड्रोन खरीदना है। और बढ़िया सिनेमा खींचने लायक ड्रोन, आप सिनेमा जो है आज के डेट में अपने मोबाइल फोन से भी बना सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है ना, वो सिनेमैटिक क्वालिटी है। सिनेमैटिक मोड होता है, कई पिक्चर लोगों ने पूरी पूरी पिक्चर आईफोन पे शूट करके रिलीज कर दिया है, कई लोग करते हैं। तो आपको एक ड्रोन खरीदना है, और एक ठीक ठाक ड्रोन की कीमत मैक्सिमम अगर आप कहें तो 5 लाख तक जाती है। शानदार ड्रोन होते हैं, उससे आप शूट कर सकते हैं। उतना पैसा, उससे कई गुना पैसा आप देते थे। आज एक ड्रोन खरीदा, आप जीवन भर उससे 5 साल 10 साल काम ले रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही जॉब्स को खत्म करती है। लेकिन सोचिए
ड्रोन एक इंडस्ट्री डेवलप हुआ ना। अब उस ड्रोन को बनाने के लिए, ड्रोन खराब होगा तो कहीं बनेगा ना, तो सर्विस सेंटर में 10 लोग काम कर रहे होंगे, ड्रोन की कंपनियां हैं, ड्रोन बन रहा है, रोजगार के नए अवसर हैं। तो क्या हुआ, जॉब डिस्प्लेस हुआ, जॉब जो है वो विस्थापित हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में, यानी कि भारत में या पूरे दुनिया में जो स्किल की मांग है वो यहां है, और भारत में जो स्किल की सप्लाई है वो यहां है, गैप है। और इसी गैप के चलते हम बेरोजगारी के मार से जूझ रहे हैं। और इसको ठीक करने के लिए देखते हैं ना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम, 9वीं 10वीं से ही कौशल विकास के कार्य शुरू कर दे रहे हैं। 11th 12th में कह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखो जिससे रोजगार के अवसर आपको मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें जुड़ेंगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी रोबोटिक्स में बातचीत हो रही है। रोबोटिक्स की कम, इकोनॉमिक्स की ज्यादा हो रही है, क्योंकि पूरी रोबोटिक्स इकोनॉमी है। हमें रोबोट से क्या मतलब, यूपीएससी अभ्यर्थी को रोबोट बनने से और बनाने से और कौन से पार्ट, कौन से पुर्जे, क्या मतलब है उससे? हमें मतलब इस बात से है कि रोबोट का उपयोग देश के लिए कैसा, आर्थिक स्तर पे कैसा, फायदा क्या, नुकसान का, नुकसान अगर हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे। तो कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि रोबोट के प्रयोग से मुश्किलें क्या आएंगी, और मुश्किलें आएंगी तो हल क्या होगा।